नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सभी का। आप देख रहे हैं खरा सौदा। मैं हूं प्रियंका मुंबई से और मेरे साथ डिम्पी दिल्ली से। तो 2% की तेजी यूएस मार्केट्स में हमने इस हफ्ते देखी, लेकिन कल थोड़ी ब्रेक लगी। आज जॉबलेस क्लेम डेटा आया। आज इंडियन मार्केट्स में लगातार 2 दिन से एफआईज बाइंग कर रहे थे, लेकिन कल जो आरबीआई के अनसिक्योर्ड लेंडिंग, अनसिक्योर्ड लोन्स पर जो टाइटनिंग की बात की जा रही है, वहाँ रिस्क वेटेज बढ़ाने की बात की जा रही है। तो क्या बैंक्स में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, लेंडर्स हैं, क्या उन पर दबाव दिख सकता है? किस तरह की ट्रेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हालांकि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए क्यू स्वैप भी अच्छे हैं, क्रूड और फिसलाई, इन सारी ट्रेड स्ट्रैटेजी पर नजर होगी। एक एक कर चलिए बड़े ट्रिगर्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बड़ा जो ट्रिगर आ रहा है, कच्चे तेल में फर्दर फॉल देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत तो दे रहा है कि बाजार शायद ग्लोबली मार्केट्स जो क्रूड मार्केट, ऑयल मार्केट है, वो ये भाप रही है कि कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन दिख रहा है। $77 के पास अब हम आ गए हैं। लेकिन क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा है, इंडियन मार्केट्स में इससे रिलेटेड ट्रेड्स जो है वो अच्छे चल रहे हैं और हमारी तेजी बनी हुई है, तो हमें यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्लोबल लेवल पर एक मैक्रो फ्रंट पे एक बड़ा कंसर्न तो ये है कि कच्चा तेल क्यों गिर रहा है लगातार। लेकिन दूसरा जो ट्रिगर है, क्या जिस तरह की तेजी हम यूएस मार्केट्स में देख रहे थे, 2% की तेजी आपको इस हफ्ते यूएस मार्केट्स में देखने को मिली है। कल थोड़ा वहाँ जॉबलेस क्लेम डेटा जो आया थोड़ा बढ़कर आया, एक पॉज सा लगा। जहाँ जहाँ नंबर्स आए, स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं थे, तो वहाँ पर एक बड़ा शार्प रिएक्शन था। यूएस मार्केट्स को भी एक बार देखेंगे। और बैंक्स और एनबीएफसीज पर आज एक खास नजर होगी, क्योंकि आरबीआई की जो रिस्क वेटेज बढ़ाने की बात की जा रही है अनसिक्योर्ड लेंडिंग को लेकर, अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर, और स्पेशली एक पर्टिकुलर कैटेगरी में इसे भी आपके लिए डाइव डाउन करेंगे कि यहाँ कहाँ रिस्क असेसमेंट कैसा है, कहाँ ट्रेड बनता है, कहाँ शॉर्ट ट्रेड भी बनता है, ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही डिलीवरी में एक आज ब्लॉक आ सकता है। सॉफ्ट बैंक अपनी लगभग 4% की हिस्सेदारी बेच सकता है, तो क्या थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो सकता है डिलीवरी में, मौका होगा एंटर करने का? ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलिए एक बार ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा अक्टूबर 20 के बाद से आपने यूएस मार्केट्स को वन साइड रैली करते हुए देखा है। इनफैक्ट नैस्डैक में बड़ी तेजी आई है, लगभग 10% तो नैस्डैक चला है। डाउ में आपको बड़ी तेजी देखने को मिली है। लेकिन कल एक ये थोड़ा सा टेक्निकल स्लो डाउन था, या फिर क्योंकि चल चुके थे तो थोड़ा सा हम गिरे हैं, या फिर बाजार थोड़ा सा स्लो डाउन को लेकर यूएस में रिसेशन जो दबी आवाज से बात होती है उसको ऊपर रिएक्शन कर रहा है। क्योंकि क्रूड को आप देखें तो लगातार वो डाउन साइड पे है। $77 अब क्रूड हो गया है। हालांकि डॉलर इंडेक्स हो, बॉन्ड यील्ड हो, वहाँ से आपको रिस्पाइट जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन यूएस मार्केट्स में कल थोड़ा सा हमें सॉफ्टनेस दिखी, जो तेज़ी थी उस पर। और सारे इंडाइसेस हालांकि मामूली थी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। 4 दिनों की तेज़ी पर हल्की गिरावट पर ये बंद हुआ है। लेकिन क्रूड से जो संकेत दिख रहे हैं उनके क्या मायने हैं? डॉलर इंडेक्स यहाँ से हालांकि वो भी 104 के आसपास बना हुआ है। और फेड के इस रुख से हालांकि बात यही की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन सॉफ्टनेस हुई है, तो अब एंटिसिपेशन बढ़ गई है, इस बात की एक्सपेक्टेशन बढ़ गए हैं कि फेड का रुख नर्म होगा आगे जाके। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हमें सामने दिख रहे हैं यूएस मार्केट से। बहुत बड़े और संकेत सामने निकल कर नहीं आए। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट्स में क्या हुआ, डिम्पी बताएंगे, क्योंकि 2 दिन से लगातार अब हम एफआईज की बाइंग भी देख रहे हैं। लेकिन आज बैंक्स पर एक अलग तरह का प्रेशर होगा। आज ट्रेड स्ट्रैटेजी होनी कैसी चाहिए, एक बार पहले थोड़ा ट्रेड सेटअप डोमेस्टिक मार्केट का भी समझते हैं डिम्पी से। डिम्पी, ओवर टू यू। शुक्रिया प्रियंका। देखिए, आपने डोमेस्टिक मार्केट की जो बात जोड़ी है उसमें बैंकों वाली बात को अच्छा किया आपने, स्टार्टिंग में ये बात उठा दी। देखिए, ये एक सेगमेंट है पर्टिकुलर बैंक का, जिस पे कल आरबीआई ने एक नोट जारी किया, उनके दिसंबर का बुलेटिन भी जारी हुआ, और उसमें ये उन्होंने साफ बताया कि जो क्रेडिट एक्सपोजर है वो आप 100 से 125% कर लीजिए, आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। देखिए, आरबीआई ने एक रेगुलेटर है, उसको ये सब समझ में आता है डाटा देखने के बाद कि कहाँ पर एक्सपोजर कहाँ पे अब बढ़ा रहे हो और वो एक्सपोजर कितना रिस्की है। इसलिए खबर कल उनकी तरफ से आई और एक काफ़ी हद तक मार्केट थोड़ा भांपा भी हुआ था। इसलिए कल आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी अच्छी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े बैंक भी शामिल है, इसमें एनबीएफसी भी शामिल है। तो इसलिए बैंकों का कल का दबाव समझ में आता है। एक पॉइंट अभी आपके मैं ग्लोबल मार्केट से उठाता हूँ। अभी आपने डॉलर इंडेक्स का, बॉन्ड यील्ड का, क्रूड का, सबका जिक्र किया। देखिए, ये सारे नंबर्स जो है ना, ये मैक्रो नंबर्स हैं। ये एक दिन में ठीक होते नहीं और एक दिन में खराब होते नहीं। इनको खराब होने के लिए भी 1 महीना चाहिए और ठीक होने के लिए भी 1 महीना चाहिए। अगर आप डॉलर इंडेक्स या फिर बॉन्ड यील्ड्स यूएस की जो चेक कर रहे हैं, उसमें ऐसा कोई बहुत तेजी से फॉल नहीं आया कि आपका एग्रेशन आ जाए, कि आप ये सोचें कि सारी प्रॉब्लम्स अभी दूर हो गई हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ डेफर होती हैं, टाइम टू टाइम वापस इरप्ट हो जाती हैं। इसलिए मार्केट के अंदर इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि ग्लोबली हम एक शॉर्ट कवरिंग वाली रैली के अंदर हैं।
जो यूएस में भी आई है, जो भारत में भी आई है। 19,800 से आप टूटे हुए हो। 19,800 कल भी आपसे पार नहीं हुआ, इंट्राडे में हुआ, लेकिन जाते आते आपने भी सरेंडर कर दिया। तो फिलहाल जहां पे आप खड़े थे सिर्फ वहीं पे ही पहुंचे हो, इसलिए कोई बड़ा परिवर्तन यूएस के अंदर और इंडिया के अंदर हो गया हो, एज सच इन मैक्रो डाटा से नहीं समझा जा सकता। क्योंकि इन्हीं मैक्रो डाटा में आपको क्रूड ऊपर भी गया, नीचे भी, आप तो वहीं के वहीं हो 19,800 पे ही। यूएस मार्केट्स अभी वहीं का वहीं है, क्योंकि वो जो फॉल हुआ वो भी वहीं पे पहुंचा। तो इसलिए मैक्रो डाटा को ठीक होने के लिए या फिर खराब होने के लिए हमको कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कैसे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। डॉलर इंडेक्स 102 या 100 के आसपास आ जाए, तब आप ये सोचेंगे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो गया, अब इक्विटीज की तरफ पैसा घूमेगा, और आप देखेंगे भी घूमेगा भी। आपका क्रूड ज्यादा बड़ा मैटर नहीं करेगा। दूसरा, बॉन्ड यील्ड्स अभी भी कोई बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुई है ऊपर से। तो कुल मिला के मैं इसको डोमेस्टिक मार्केट से इसलिए जोड़ना चाह रहा हूं क्योंकि ग्लोबल ही आप ऊपर आए हैं, ग्लोबल मार्केट की वजह से ही आप ऊपर आए हैं। ठीक, एक और पॉइंट, अर्निंग्स ने कुछ खास हेल्प नहीं की तो नुकसान भी नहीं पहुंचाया था, वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो अर्निंग्स वाला फैक्टर आपको सिस्टम से बाहर निकालना होगा। अब आते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो एफआईज ने पिछले 2-4 दिनों में करीब 2 से 3% की अपनी होल्डिंग्स को और बढ़ाया है। शायद उनको भारतीय बाजारों में वापस से कंफर्ट आ रहा है। दूसरी एक और चीज, अर्निंग निकलने के बाद टिपिकली एफआईज आते हैं मार्केट में या जाते हैं मार्केट में, तो एफआईज अब आ रहे हैं। ये पॉइंट भी आपको नोटिस करना था। एक और पॉइंट मैंने कल जब रीड किया सारा मार्केट और आज सुबह भी देख रहा था, उसमें मेरे को अब लीडरशिप की क्राइसिस भी थोड़ी कम दिख रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि रिलायंस पे आप जरूर ध्यान रखें। ऐसे 1-2 शेयर और बड़े हैं जो कि मार्केट को लीडरशिप दे सकते हैं। देखिए, मार्केट के अंदर लीडरशिप 2 ही समय पर आती है, या तो बिल्कुल आप बॉटम पे होते हो या तो आप बिल्कुल रेजिस्टेंस पे होते हो। बीच में लीडर्स नहीं आएंगे, बीच में तो और प्लेयर खेलते हैं वो सेफ्टी जोन देख के। मार्केट का लीडर ही आपको उस जोन से बाहर या अंदर फेंकता है। तो इसलिए रिलायंस या कुछ बड़े शेयर्स पे अब आपको ज़्यादा अपना फोकस बढ़ा लेना चाहिए। रही बात आज के ट्रेड की, देखिए हफ्ता भी आपके नाम शॉर्ट कवरिंग का रहा, इसलिए आज फ्राइडे का दिन कैलकुलेशंस का दिन होगा। जिनके पास भी प्रॉफिट्स बुकिंग करने का समय है वो जरूर करें। जिनको लगता है कि नहीं हम रिस्क रिवॉर्ड अपना लेके जाएंगे, 19,800 के ऊपर भी लेके भी जा सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की हेल्प से। कुल मिला के बात लबोलबाब सारी यही है कि दोनों के लिए ओपन एंडेड पोजीशंस हैं, प्रॉफिट्स भी हैं और आगे की दिशा भी काफी हद तक क्लियर दिख रही है। इसलिए शॉर्ट्स वालों को भी थोड़ा रुकना चाहिए, अभी उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक मैं लेवल बस आपके सामने शेयर कर देता हूं, फिर मैं एफ&ओ वाले पॉइंट्स पे आऊंगा। वो है कि 19,500 और 600 वाली रेंज आपके लिए मेगा सपोर्ट एरिया हो चुकी है। पहले रेजिस्टेंस था, आपको ध्यान है, पार नहीं हो रहा था। और दूसरा, बैंक निफ्टी के लिए 43,800 एक मेगा सपोर्ट एरिया हो चुका है। अब ये जब तक नहीं टूटेगा, आप इसके ऊपर कभी भी आपको डिप में लेना, आप बाइंग ऑन डिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंडियन मार्केट्स का लबोलबाब है। ये तो दोनों इंडेक्स पर बात हो गई। अब 2 स्टॉक्स कौन से हैं जिस पर व्यूअर्स को ध्यान रखना है? एक मैं जरा निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर कर देता हूँ एक पॉइंट, क्योंकि कल प्रीमियम अच्छा था, मेरे से मिस हो गया, इसलिए मैं उसको थोड़ा जोड़ देता हूँ। कल जो प्रीमियम वाला पॉइंट है वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि दोनों के अंदर प्रीमियम बने हुए हैं, बट बैंक निफ्टी के प्रीमियम थोड़े कम हुए हैं। इसलिए आज मैं बैंक निफ्टी के रोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानता हूँ। देखिए, आपको समझना हो कि आप खराब हो रहे हो या ठीक हो रहे हो या साइडवेज रहोगे, वो आज क्लियर इंडिकेशन बैंक निफ्टी देगा। एक तो उसमें खबर भी है और दूसरा उसमें डाटा भी है। निफ्टी से आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलेंगे क्योंकि उसमें एक वेटेज वाला आईटी आके जुड़ गया है जो काफ़ी सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस कर रहा है, और मेरे को लग रहा है रिलायंस भी बहुत बड़ा योगदान देगा। इसलिए जो आज हमने 2 शेयर निकाले हैं ना, वो कुल मिला के कुछ कुछ वैसे ही शेयर हैं। एक तो कल का सुपरस्टार आप जिसको कह सकते हो, या फिर 2-4 दिन से अर्निंग से ठीक हुआ मन्नापुरम है, इस पे ध्यान रखिएगा। मन्नापुरम के पास स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसी चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा आपको खुद से आइडिया लग जाएगा। और एक बार में पहले भी आपको बता चुके हैं कि कोई भी शेयर अपने सपोर्ट पे और खासकर 200 दिनों के सपोर्ट पे आए, वहां पर आपको एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल जाता है। खोने के लिए कुछ होता नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ हो जाता है। मनापुरम के पास कुछ कुछ वही है, स्ट्रांग बेस, 200 दिनों के एवरेज, और कल इसने गैप भी दिया है। ये गैप बहुत काम की चीज होती है टेक्निकल्स के अंदर। ये जब गैप आ जाएगा उसके बाद एक तरफा शॉर्ट्स को ये कवर करता हुआ चाहता है, इसलिए मनापुरम मेरे को यहाँ पे ठीक लग रहा है। इस शेयर पे आप जरूर ध्यान रखेंगे। और ये थोड़ा डिफेंसिव और अग्रेसिव दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि गोल्ड फाइनेंसिंग से जुड़ी हुई कंपनी है। और एक और बात, अभी जो आप खबर बता रही थी ना प्रियंका की एक्सपोजर बढ़ाया गया 100 से 125, उसमें गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पे कोई असर नहीं आएगा,
क्योंकि उसमें गोल्ड फाइनेंस कंपनी को कैलकुलेट ही नहीं किया गया, वो सिर्फ जो अनसिक्योर्ड लोन है उनके लिए बोला गया है। दूसरी बात आता है, दूसरा शेयर वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। चार्ट आप देखेंगे ना, आपको पता लग जाएगा, और मैं सुबह से रिलायंस इंडस्ट्रीज का जिक्र कर रहा हूं। ये बात मैं भी जानता हूं कि क्रूड टूटा हुआ है, रिलायंस के लिए शायद उतना फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि कल रिलायंस ने, कल और परसों 2 दिन में रिलायंस ने अपने 200 दिनों के एवरेज के ऊपर अपने आप को रखा। और ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं, स्लाइंटिंग डाउनवर्ड्स था, यानी कि पहले खिसक रहा था, फाइनली इसने ब्रेकआउट करके ऊपर अपने आप को क्लोज किया है। रिलायंस जब भी चलेगा वो हमेशा क्रिटिकल लेवल पे चलेगा, 19,800 क्रिटिकल लेवल है, इसलिए रिलायंस का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। चल गया, आप मेरे से यकीन मानिए, आप इसी महीने की एक्सपायरी पे ही आप 20,200 भी देख सकते हैं, और ये नहीं चला तो आप यकीन मानिए वापस आप 19,400 भी टेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहिए, बहुत हद तक चाबी रिलायंस के पास है, इसलिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। मेरा मानना है कि थोड़ा पॉजिटिव है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। मार्केट लीडर है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस हैं। ये 2 शेयर हमारी तरफ से, फर्स्ट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि एग्रेशन देगा मार्केट के अंदर, मनापुरम जो बैकअप करेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, तो रिलायंस और मन्नापुरम फाइनेंस, ये बात सही है आपकी कि होम लोन्स, हाउसिंग फाइनेंसर्स और गोल्ड फाइनेंसर्स, इन पर ज़्यादा असर नहीं होगा और इसलिए इसको एक फ़ायदा भी मिलेगा। कुछ एनबीएफसीज को भी बात करेंगे जिन्हें फ़ायदा मिलने की यहाँ ऊपर एक्सपेक्टेशन है। कैसा पूरा ट्रेड डिस्कस करेंगे, हमारे साथ बैंकिंग एनालिस्ट भी होंगे, लेकिन इस वक्त आज के ट्रेड्स बताने के लिए हमारे साथ हमारा टेक्निकल पैनल भी तैयार है। हमारे साथ अक्षय भागवत है और साथ ही हमारे साथ हैं वैशाली पारिक। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। मॉर्निंग वैशाली, मॉर्निंग अक्षय। क्विकली एक बार पहले इंडेक्स पे सेटअप समझ लेते हैं। हालांकि रिलायंस की जिस तरह से वैशाली अभी डिम्पी भी बात कर रहे थे कि अगर रिलायंस चल गया, हैवी लिफ्टिंग कर दी, तो 20,200 भी इस एक्सपायरी में पॉसिबल है, जो यहाँ से बस अब 2 हफ्ते दूर ही है। आप इस वक्त इंडेक्स पे जिस तरह का ये शॉर्ट कवरिंग का एक ट्रेंड बना हुआ है, आज भी आप उस ट्रेंड को कंटिन्यूड देख रही हैं? कैसे ट्रेड करेंगे इंडेक्स पे? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, कल हमने देखा दैट मार्केट निफ्टी ने अटेम्प्ट किया 19,850 एंड जाहिर है कि वहां पे एक डबल टॉप बन के, और हम देख रहे थे उधर से कंसोलिडेशन हो रहा है। सो आई वुड नॉट बी इन अ हरी। अगर 19,850 अगर दोबारा क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो फिर एक बाय स्ट्रेटेजी बन सकती है, नहीं तो आई थिंक रिट्रेसमेंट आ सकती है 19,650 तक। सो इट्स अ वेट एंड वॉच फ्रेश बाइंग स्ट्रेटेजी के लिए। और लाइकवाइज इवन बैंक निफ्टी इज शोइंग हर्डल एट 44,300, 44,500। सो नियर टर्म सपोर्ट आ रहा है 43,800। तो वहां पे हम देखेंगे कि मार्केट उधर स्टेबलाइज हो रहा है। आई मीन बैंक निफ्टी की बात करें तो दैट वुड बी अ गुड बाइंग जोन। ठीक है, इंडेक्स पर ये व्यू हो गया, लेकिन चलिए फटाफट अब ये जान लेते हैं कि आज हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर क्या है, कौन से शेयरों पे वो ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग। कहाँ पर फोकस करना चाहिए आज, कहाँ मौके बनेंगे? जी गुड मॉर्निंग। तो निफ्टी में शायद थोड़ा आज दबाव बन सकता है, और स्पेशली बैंकिंग लाइमलाइट में रहेगा, क्योंकि आज न्यूज़ भी है, थोड़ा शायद नेगेटिव रिएक्शन हो ड्यूरिंग द डे। पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मेरे हिसाब से अभी भी पॉजिटिव चलेगा। काफी स्टॉक्स ने गए कुछ ट्रेडिंग सेशन में अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया। तो मेरे जो 2 स्टॉक्स मैंने आज चुने हैं, पहला है औरोबिंदो फार्मा क्षेत्र से। तो एक डिफेंसिव बेट के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। करीबन 976 के आसपास ट्रेड हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। नवंबर सीरीज में काफी लॉन्ग एडिशंस दिखे हैं डेरिवेटिव्स में, और इसको आप बाय करके चलिए फॉर अ टारगेट ऑफ 997, एक्सटेंडेड टारगेट 1010, स्टॉप लॉस बनाइए आप 957 का। और जो दूसरा ट्रेड है मेरा, वो है आईटी क्षेत्र से, जो कल एक पूरा क्षेत्र एक लाइमलाइट में था, जिसमें काफी हर स्टॉक पार्टिसिपेट कर गया। इसमें हमने चुना है डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का भी सेटअप बहुत ही स्ट्रांग है। एक 50-डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट 5200 के आसपास बना के काफी अच्छा उछला था इंट्राडे में। लॉन्ग एडिशंस देखने को मिले डेरिवेटिव सेगमेंट में। तो आप डिक्सन टेक्नोलॉजी बाय कीजिए फॉर अ टारगेट ऑफ 5790, एक्सटेंडेड टारगेट कैन बी 5840, स्टॉप लॉस बनाइए 5230 का। $5790 का टारगेट है। देखिए, डिक्सन का ना एक सीज़न है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता पा रहा हूँ। मैं कई सालों से डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को देख रहा हूँ। इसका एक सीज़न रहता है, जब ये चलता है ना तो ये सबकी आंखों में आता है, सबको नोटिस करवाता है। जब ये ठंडा पड़ता है ना, आप मानेंगे नहीं, हफ्ता हफ्ता ब्रोकिंग हाउसेज में इसके बारे में बात तक नहीं होती है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की। तो आजकल इसका थोड़ा सीज़न सा चल रहा है, तो अक्षय पी भागवत ने इसको अच्छे से नोटिस किया। और दूसरा मेरे को मानना है कि औरबिंदो फार्मास्यूटिकल्स का ब्रेकआउट कैंडिडेट है।
आप बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स देखते होंगे, लेकिन इस कंपनी पे ट्रस्ट आता है इसके ब्रेकआउट और इसके वॉल्यूम और इसके पैटर्न को देख के। इसलिए ऑरोबिंदो फार्मा, जब भी आप कोई भी फार्मास्यूटिकल्स देखेंगे, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी को ही देंगे आप। तो ये आज के 2 ट्रेड हो गए अक्षय की तरफ से। वैशाली, आपके सौदे कौन से आज के? तो वेल, एक तो आपने जो चुना था वही मैंने भी चुना है, मनप्पुरम फाइनेंस। सो 160 पे कल एक अच्छे से गैप ओपनिंग से ये सस्टेन किया हायर लेवल्स पे। सो 153 के स्टॉप लॉस के साथ 170 175 की टारगेट्स मिल सकते हैं। दूसरा है, मैंने सिटी यूनियन बैंक चुना है। उसमें भी आप देखेंगे तो इट इज मेकिंग हायर टॉप फॉर्मेशन। सो कल भी हमने देखे इट इज गेटिंग इनटू न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम। सो 143 के स्टॉप लॉस के साथ 153 का ट्रेडिंग टारगेट। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो फंडामेंटल के बारे में शायद जानते होंगे, लेकिन क्या कमाई के लिए ये काफी है? चलिए बाजार के एक और पहलू को समझते हैं और अब टेक्निकल को जानते हैं। मलकांस व्यू प्रेजेंट्स टेक्निकल शास्त्र, बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ एक मास्टर क्लास। जुड़ो सही ज्ञान के साथ, बदलो बढ़ो देश के साथ। ओनली ऑन ईटी नाउ स्वदेश। तो ये कल ये खास शो होगा और टेक्निकल शास्त्र, यानी हम टेक्निकल भी बहुत सारे समझाएंगे। विशाल मलकान अपनी स्ट्रैटेजी भी बताएंगे किस तरह से वो ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं और आरएसआई डाइवर्जेंस हो, आरएसआई से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल ट्रेड्स होते हैं, किस तरह से वो इंडिकेटर को यूज़ करके ट्रेड्स निकालते हैं। तो आप ये 2 घंटे की स्पेशल क्लास ज़रूर देखें, बिल्कुल मिस ना करें। लेकिन चलिए बाजार पर लौटते हैं और कुछ ट्रेड्स भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज बैंक्स पर और पूरे बैंक्स के स्पेस पर प्रेशर नहीं होगा। सिलेक्टिव जहां जहां रिस्क वेटेज बढ़ने की बात की जा रही है, जिनकी अनसिक्योर्ड लेंडिंग ज़्यादा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जहां जहां अनसिक्योर्ड लेंडिंग ज़्यादा है, और वो भी इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में, रिटेल प्रोडक्ट्स में, मेजरली पर्सनल लोन हो, क्रेडिट लोन्स हो, वहाँ पर किस तरह का रिस्क हो सकता है। हाउसिंग फाइनेंसेस, गोल्ड लोन फाइनेंसेस, इनके लिए अभी रिस्क नहीं है, इन्हें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इस पर्टिकुलर नई नोटिफिकेशन से। एक बार समझ लेते हैं कि बैंक्स में इस वक्त सेफ ट्रेड्स कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, पर्टिकुलरली बैंक्स के ही ट्रेड लेते हैं। वैशाली, आपने एक मुथूट फाइनेंस तो लिया, फाइनेंसर लिया आपने, लेकिन अगर हमें बैंक्स को इस वक्त असेस करना हो, सेफ ट्रेड्स कहाँ कहाँ दिख रहे हैं आज? तो मुझे लग रहा है दैट एक्चुअली पीएसयू बैंक्स आप देखेंगे तो एसबीआई है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, दे आर स्टिल मेंटेनिंग देयर ट्रेंड। तो आई थिंक ये सब स्टॉक्स में मुझे फेवरेबल लग रहा है। सिक्योर्ड लेंडिंग इन 2 पर्टिकुलर कैटेगरी में ज़्यादा है हालांकि, लेकिन वैशाली हमें टेक्निकल चार्ट्स देखकर बता रही हैं तो उन्हें एसबीआई और कैनरा बैंक फिर भी सेफ ट्रेड्स दिख रहे हैं। अक्षय, आपके ट्रेड्स कहाँ होंगे बैंक्स में? जी, आज स्ट्रॉन्ग न्यूज फ्लो है, तो मेरा नजरिया रहेगा कि आप पहला हाफ एन आवर थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेते कि बैंकिंग कैसा रिएक्ट कर रहा है न्यूज में। वैसा इग्नोरिंग द न्यूज, सिर्फ अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखूं तो यहाँ पे जो है पीएसयू बैंक्स के जो चार्ट सेटअप है, जहाँ पे डेरिवेटिव्स के इंडिकेटर कल तक दिख रहे थे, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे वैशाली मैडम ने कहा, तो कैनरा बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, तो मोस्ट ऑफ द पीएसयू सेक्टर बैंक्स में अभी भी स्ट्रॉन्ग सेटअप्स है डेरिवेटिव्स और टेक्निकल्स में। पर फिर भी मैं एक पहले हाफ एन आवर वेट करना चाहूंगा कि इनिशियल रिएक्शन कैसा रहता है बैंकिंग में, उसके बाद मैं कहूंगा कि मैं उसमें बाय करने की दिलचस्पी रखूंगा। तो ये इंडेक्स पर आपको व्यू मिल गया, लेकिन अलग अलग सेगमेंट के लिहाज से इसके मायने क्या है? मतलब ये बढ़ना आरबीआई की तरफ से सख्ती, इसको किस तरह से देखना चाहिए, इसको समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के खास मेहमान आशिका स्टॉक ब्रोकिंग की आशुतोष मिश्रा। आशुतोष, देखिए नमस्कार, पहले तो आपको बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। कुछ कैटेगरीज को ना आरबीआई ने बाहर रखा है, हालांकि एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास ये भी निकल के आ रही है कि इस डिसीजन के खिलाफ बैंक्स, एनबीएफसीज आरबीआई के पास जाएंगे, फिर से गुहार लगाएंगे कि उसको रिलैक्स किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ से उनके मार्जिन पर और कह सकते हैं कि लोन ग्रोथ पर भी थोड़ी असर पड़ने की आशंका है। आप किस तरह से देख रहे हैं और सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां पर आएगा इस डिसीजन का? तो इसका सबसे पहली बात तो ये सरप्राइज डिसीजन नहीं था। आरबीआई लगभग लास्ट 3 पॉलिसी मीटिंग से रेगुलरली इस बात को हाईलाइट कर रहा था कि अनसिक्योर्ड
पोर्टफोलियो में ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है और वहां पे कुछ अधिक रिस्क फॉर्मेशन उन लोग को लग रहा था, जो कि डेटा क्रेडिट ब्यूरोज के द्वारा भी जो दिया जा रहा था उसमें बताया जा रहा था कि सम सेगमेंट में जो है अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही है और उसको देखते हुए आरबीआई ने ये स्टेप लिया है। यदि आप जाएंगे तो 2019 में आरबीआई ने इसको कम करके 125% से 100% किया था कैटेगरी के लिए उस समय पे, एंड उसी स्टेप को यहाँ पे रिवर्स किया है। और सबसे वर्स्ट इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, तो जिन बैंकों के पास सबसे ज्यादा ये पोर्टफोलियो है, तो ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक, इन दोनों के पास में सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड और कंज्यूमर लोन के पोर्टफोलियो है, तो उनपे इम्पैक्ट आएगा। बट इससे कोई निगेटिव इम्पैक्ट उनके परफॉर्मेंस में नहीं पड़ने वाला है। सिंपल रीजंस ये है कि उनके पास एडिक्वेट कैपिटल है आज के समय में, तो उनको नया कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनके ग्रोथ पे जरूर इम्पैक्ट आएगा। आज के समय में जब आरबीआई यह बोल रही है कि आप सब लोगों को, बोर्ड को जाके ये रिकंसिडर करना होगा कि सेक्टोरल लिमिट लगाना होगा, तो एक बार उनके बोर्ड पे एक प्रेशर रहेगा आरबीआई के इस स्टेप के बाद कि वो रीअसेस करे, और जब भी ऐसा रीअसेसमेंट होता है तो ग्रोथ पे एक इम्पैक्ट आता है, और कंसिक्वेंटली बिकॉज ये सेगमेंट हाई यील्डिंग सेगमेंट है, तो उनका इम्पैक्ट हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी साइड में भी देख सकते हैं। लिस्टेड स्पेस में एसबीआई कार्ड जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड होगा इस डिसीजन से, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी पोर्टफोलियो पे इसका इम्पैक्ट होगा। रेस्ट ऑफ ऑल बैंक में रिलेटिवली स्मॉलर इम्पैक्ट होगा। आशुतोष, एक चीज़ बताइए, मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है बैंक में काम करने का, तो क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि मान लीजिए मेरी क्रेडिट लिमिट ये अलाउ करती है कि मेरे को 10 लाख का पीएल मिल जाए, यानी कि 10 लाख का मेरे को पर्सनल लोन मिलना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट रिस्क बढ़ाया गया है 25%, तो बैंक सीधा ये कह देगा ठीक है सर, आपकी 10 लाख लिमिट बनती है ना, मैं आपको 7.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। इसमें आरबीआई का फैसला भी हो जाएगा कि मैंने रिस्क भी कम लिया और मेरा ग्राहक भी नहीं टूटेगा। ऐसे हो सकता है कि मैं 10 लाख की पीएल की जगह मैं ऑफर ही आपको 7.5 लाख का करूंगा, बात तो वही होगी ना फिर तो। आपने बहुत सही चीज ये किया है। इवन क्रेडिट कार्ड लिमिट जो होती है, पीएल के अलावा क्रेडिट कार्ड लिमिट के ऊपर भी बैंक्स को प्रोविजन करना पड़ता है, बिकॉज वो एक्सपोजर लिमिट के अंदर में आता है। तो बैंक्स कैन जो है लिमिट्स घटा के या लिमिट्स को मैनेज करके जो भी कंज्यूमर यूज नहीं कर रहे हैं लिमिट, उन सबके लिमिट को कम करके, और या जो कंज्यूमर रिलेटिवली कम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए 10 लाख का लिमिट है और वो केवल 3 लाख या 2 लाख यूज करता है, तो उसका लिमिट को 5 लाख पे घटा के भी इस चीज को मैनेज कर सकता है। वो एक ऑप्शन बैंक्स के पास जरूर रहेगा इस स्टेप के बाद भी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसकी इम्पैक्ट मोर ऑफ अ कैपिटल पे पड़ेगी। जो बैंक, यदि किसी बैंक के पास लोअर अमाउंट ऑफ कैपिटल है, तो उनपे ये डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। जिनके पास एडिक्वेट कैपिटल आज के समय में है, उनके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम मेन जो मुझे लग रही है कि आरबीआई रेगुलरली इस बात को हाईलाइट कर रहा है, बोर्ड के ऊपर भी प्रेशर बना रहा है बैंक्स के बोर्ड के ऊपर, और इस स्टेप में क्लियर मेंशन है कि उनको लिमिट प्रिस्क्राइब करना होगा। सो लैंडिंग स्टैंडर्ड और अदर चीजें जो होगी वो रिव्यू की जाएगी सेगमेंट के लिए, और वो इस प्रोसेस के द्वारा जो है वी विल सी कि लोन ग्रोथ स्लो होगा इस सेगमेंट के लिए श्योरली। आशुतोष, क्लियरली लार्जर बैंक्स जो हैं वो एट लेसर रिस्क हैं, क्योंकि उनकी अनसिक्योर्ड लेंडिंग इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन जो स्टैंड लोन क्रेडिट कार्ड कंपनीज लाइक एसबीआई कार्ड है, क्या वो डायरेक्टली इंपैक्ट होंगी इनसे? हाँ, तो एसबीआई कार्ड इज द वर्स्ट इम्पैक्टेड। सारे लिस्टेड स्पेस में यदि मैं देखूं तो एसबीआई कार्ड वर्स्ट इम्पैक्टेड होगा, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी पोर्टफोलियो जो है वो इस डिसीजन से इम्पैक्ट हो रही है, तो वो वर्स्ट इम्पैक्टेड होगा। पर लार्जर बैंक ऑल्सो लाइक एचडीएफसी और आईसीआईसीआई आप देखो तो उनके बहुत बड़ी पोर्टफोलियो है इस सेगमेंट में, तो उनके ऊपर भी रफली 50 to 60 बेसिस पॉइंट डिक्लाइन आएगा उनके टियर 1 रेशियो में आरबीआई के डिसीजन के कारण। राइट आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, ये बात हमें बताने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस रिस्क वेटेज के चलते बैंक्स को जो पहले जितना डिपॉजिट रखना था वो ज़्यादा होगा, और साथ ही उनकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बढ़ सकती है, क्योंकि उन्हें और लेकिन लार्जर प्लेयर्स जो लार्जर बैंक्स होंगे या फिर उन इंस्टीट्यूशंस जिनकी अनसिक्योर्ड लेंडिंग
कम है, सिक्योर्ड लेंडिंग ज़्यादा है, वो इस वक्त सेफर प्ले। और स्टैंड अलोन क्रेडिट कार्ड कंपनीज लाइक SBI कार्ड ये क्लियरली इम्पैक्ट कर सकती हैं। देखना होगा आज उन पर कैसा ट्रेड दिखता है। शुक्रिया आशुतोष, आज समय देने के लिए, ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शरद भी हमारे साथ बने हुए हैं, आज के सारे स्टॉक्स न्यूज़ बताएंगे, लेकिन पहले एक बार अंकुर से क्विकली इस पूरे मैटर पर और डिटेल समझ लेते हैं, क्योंकि RBI ने बैंक्स को, NBFCs के जितने भी कंज्यूमर लोन्स पर ये जो क्रेडिट रिस्क की वेटेज को बढ़ाने की बात कही है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी हमारे पास आ रही हैं और वो बताएंगे हमें अंकुर बताएं। यह सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि जो लेंडर्स हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जो नए नॉर्म्स रिलीज हुए हैं रिस्क वेट असेट्स पे, यहाँ पर बैंकों का कहना यही है कि जो सेक्टोरल लिमिट्स का डिप्लॉयमेंट है वहां पर थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, इसलिए वो RBI का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और अगर NBFCs की बात करें तो वहां पर चिंता ये है कि जो बैंकों द्वारा फंडिंग हो रही थी वहां पे थोड़ा इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नॉर्म्स हैं उन्होंने साफ किया है कि आपको यहाँ पर रिस्क वेट असेट्स का असाइनमेंट बढ़ाना पड़ेगा 25 बेसिस पॉइंट से। और इस वजह से जो इम्पैक्ट है वो NBFCs फील कर रहे हैं कि उनकी कॉस्ट बढ़ सकती है और जो सोर्स ऑफ फंडिंग है उस पर थोड़ा असर पड़ सकता है। तो ये सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे अभी बैंक्स और NBFCs सेपरेटली, और फिर देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाना है या नहीं। इसके अलावा अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं जो बैंक्स और NBFCs के पास हैं इन नए नियमों को ऑफसेट करने के लिए। उनमें से एक जो उपाय है वो जरूर है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाए और इम्पैक्ट को ऑफसेट करने के लिए, और उसके अलावा यहाँ पर फंड रेजिंग उनको करना नेसेसरी हो जाएगा, बिकॉज किसी भी तरीके से यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में गिरावट होना लाजमी है, क्योंकि आपको ज्यादा रिस्क वेट एसेट्स असाइन करने हैं। तो वो CAR में ड्रॉप सभी बैंकों का अलग अलग होगा लोन पोर्टफोलियो के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर सबके जो पोर्टफोलियो है उस पर थोड़ी सी मार पड़ने वाली है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पर। तो वहां पर बैंकों को अब थोड़ा सा कदम उठाना पड़ेगा और फंड्स की उगाही आप बहुत ही जल्द होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया अंकुर। तो चलिए उम्मीद करके चलेंगे कि RBI के पास अगर जाते हैं अपनी गुहार लेकर तो शायद सुनी जाए, लेकिन ये जैसे कि आशुतोष से बातचीत हो रही थी कि सरप्राइज फैसला नहीं है और देखना होगा कि किस तरह का इम्पैक्ट आ जाता है। आज से तस्वीर थोड़ी सी साफ भी हो जाएगी। लेकिन चलिए फटाफट आपको अब वो खबरें बताते हैं जिनके दम पर आज शेयरों में एक्शन हो सकता है। स्टॉक्स न्यूज़ लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए कहाँ नजर होगी? जी बिल्कुल, आपको JSW इंफ्रा पे नज़र रखना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स हाल ही में कंपनी लिस्टेड थी और यहाँ पे एक बड़ा पोर्ट कर्नाटक में जो है बनाने वाले ग्रीनफील्ड पोर्ट रहने वाली है। लगभग 4120 करोड़ का ये टोटल इन्वेस्टमेंट है होने वाला है। लेकिन याद रखिए, एनालिस्ट का मानना है कि फंडिंग जो होती है प्रोजेक्ट की उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा बैलेंस शीट में, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी एक नेट कैश कंपनी है। एंड IPO में भी उन्होंने जो है अपनी डेट रिडक्शन की थी। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा डिलीवरी, और आज जो है ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड हो सकता है। सॉफ्ट बैंक यहाँ पे जो लगभग 4% की स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं। लगभग 1250 करोड़ का ये डील रहेगा और जो प्राइसिंग रखा गया है 404 से 414 रुपये प्रति शेयर पे रखा है, यानी कि 2% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा सॉफ्ट बैंक का जो स्टेक है ऑलरेडी जो 14% पे वो गिर के लगभग 10% हो जाने वाला है। एशियन पेंट्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे मैक्वारी के रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने डेकोरेटिव पोर्टफोलियो सेगमेंट में जो अपनी प्राइस कट की है नवंबर 15 से ये लागू है, और लगभग 1% का जो है आपको प्राइस कट देखने मिला है। बेसिकली आपका जो बेनिफिट होती है क्रूड डेरिवेटिव्स के करेक्शंस में वो पास ऑन कर रहे हैं। IDBI बैंक, यहाँ पे PTI के रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट स्टेक सेल है वो कंप्लीट जो है मार्च 2024 तक नहीं हो पाएगी। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो LIC और गवर्नमेंट ने जो है दोनों मिल के डाइवेस्टमेंट की प्लान बनाई थी, लगभग 61% स्टेक की बिकवाली की। ज्योति स्ट्रक्चर्स हालांकि है तो मार्केट कैप 926 करोड़ का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनके प्रेफरेंशियल इशू के जो लिस्ट आई है उसमें आशीष कचोलिया का नाम आया है और ये प्रपोज अलॉटी हैं आपके प्रेफरेंस इशू को। और कंपनी जो है अगर बात करें तो EPC प्रोजेक्ट्स में डील करती है, पावर ट्रांसमिशन में है। स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन इसको ज़रूर ट्रैक करिएगा, स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। SGVN ने भी जो है करार किया है SCCI के साथ 200 मेगावाट के जो है विंड पावर प्रोजेक्ट को लेके। TVS मोटर ने करार किया एमिल फ्रे के साथ, जहां पे वो यूरोपियन मार्केट्स में जो है एक्सप्लोर करेंगे अपने ऑपरेशंस को। ब्रिगेड एंटरप्राइज की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 लाख स्क्वायर फुट की जो है टोटल डेवलपमेंट पोटेंशियल हो सकती है बेंगलुरु मार्केट में। लगभग इसका वैल्यू 2100 करोड़ रुपए का आएगा। DCX सिस्टम्स का भी इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग था, जहां पे अप्रूवल आई है 500 करोड़ रुपए जो इक्विटी के जरिए रेस करने के लिए। JSW स्टील में भी एक पॉजिटिव
न्यूज़ फ्लो आया है, उन्होंने जो है माइन क्लोजर की एक प्लान थी उड़ीसा में, अब उसको वो विड्रॉ कर दिए, यानी कि उस माइन को वो क्लोज नहीं करेंगे। और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ये आ रहा है कि जो डिमांड एंड सप्लाई का सिचुएशन है आयरन ओर का, उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि ये अपनी प्लांट को नहीं बंद करेंगे। अब याद रखिए, जो स्टील कंपनी की जो रॉ मटेरियल होती है वो आयरन ओर होती है। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल डिमांड हमें जो है आगे जाते हुए देखने मिल रहा है इंफ्रा स्पेस में, तो इसलिए ये मूव देखा गया है। आखिर में ऑफकोर्स ब्रेंट क्रूड के बारे में बात करूंगा। लगभग 4% का गिरावट ओवरनाइट आया था, $77 प्रति बैरल पे आया है। तो इनके जो क्रूड डेरिवेटिव्स रिलेटेड कंपनीज होती हैं, पेंट, टायर और इवन एविएशन, इनमें पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। और ओएमसीज में भी पिछले 3 सेशंस में हमने अच्छी जो है आप कह सकते हैं ट्रेड देखी है। और ओवरऑल इसके 2 ही कारण हैं। सबसे पहला है हायर सप्लाई यूएस मार्केट्स में देखने मिल रहा है, और एक वीक एनर्जी डिमांड चाइना में देखने मिल रहा है। तो क्रूड डेरिवेटिव रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आज दिन के ट्रेड में पॉजिटिव साइड में ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये सारे के सारे खबर वाले शेयर्स हमारे सामने लेके आने के लिए। अब आपका काम थोड़ा आधा हो गया, अब आपको अर्निंग्स नहीं देखनी है। अब 1.25 महीना आराम कीजिए, जनवरी में फिर से आपसे अर्निंग्स के बारे में भी डिटेल लिया करेंगे। ठीक है, ये खबर वाले शेयर शरद ने आपको बता दिए, क्योंकि ये खबर अपने आप में ना बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली खासकर एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो कि जिसको हम कंज्यूमर लोन्स कहते हैं, ये समझना थोड़ा और ज़रूरी है। एक कॉर्पोरेट को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। मेरे साथ सचिंद्र नाथ जी जुड़ रहे हैं, जो कि VC एंड MD हैं यूग्रो के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर नाथ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर, इतनी खबर तो हमको समझ में आ गई कि क्रेडिट रिस्क बढ़ाया गया है 100 से 125। RBI का ये कहना है कि देखिए, आप जो लोन बांट रहे हैं ना, उस पर जोखिम ज़्यादा है, तो अपना थोड़ा चेक कर लो आप। 25% का उन्होंने बता दिया है। इसके साथ 2 मतलब समझे कि आने वाले दिनों में ये लोन थोड़ा महंगा होगा, और ये मतलब भी समझे कि जिनके पास ये क्रेडिट बुक्स ज़्यादा है उनके लिए एक थोड़ा ग्रोथ का स्टॉपर लगेगा, थोड़ा रुक जाएंगे वो भी। ये 2 मीनिंग समझे सर इससे? देखिए, आरबीआई के पास जो टूल्स होते हैं, जब भी कोई एक सेगमेंट ऑफ द मार्केट जहां पे आरबीआई को लगता है कि रिस्क बहुत बढ़ गया है, उसको कंट्रोल करने का तरीका, आरबीआई कभी ये आके नहीं बोलेगी कि आप ये बिजनेस मत करो, बट जहां पे उनको लगता है कि रिस्क ज्यादा है, उसके लिए वो कहते हैं आप ज्यादा कैपिटल प्रोवाइड करो। तो जो भी बिजनेसेस जो कंज्यूमर फाइनेंस पे फोकस्ड हैं, पर्सनल लोन पे फोकस्ड हैं, क्रेडिट कार्ड बिजनेस पे फोकस्ड हैं, उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट इसकी वजह से बढ़ जाएगी। नाउ कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो कि ये कंपनियां अपने अंडरलाइंग लोन को ज्यादा प्राइस करेंगे तब भी डिमांड कम हो जाएगी, और दूसरा होगा कि कैपिटल बढ़ने से उनका जो रिटर्न रेशियो है वो कम हो जाएगा। सो इससे थोड़ा हमको लगता है कि जो पेयरिंग होगी इन टर्म्स ऑफ द एब्सोल्यूट नेट लोन ग्रोथ ऑन दीज सेगमेंट, विच इज कंज्यूमर फाइनेंस, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन्स, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है मिस्टर नाथ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ज़्यादा समय लूँगा नहीं सर, सुबह सुबह आपको भी ऑफिस पहुँचना है, हर चीज़ है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच ये पूरी चीज़ समझाने के लिए। आपने बताया कि हाँ, उनका थोड़ा एक्सपोजर तो बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब जरा मेरे साथ अभिषेक बासु मलिक भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी एक बार ज़रा आइडिया ले लेते हैं। अभिषेक, ये जो आज सभी की नज़र क्रूड पे है, सभी कह रहे हैं कि $80 के नीचे चला गया है, इसको एंजॉय करना कि इसको एक कॉज ऑफ अ वरी समझना है? सब लोग कहते हैं कि ग्लोबल स्लो डाउन ना हो जाए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। ये क्रूड का क्या है ना कि कम होता है तो लोग डरते हैं कि ग्लोबल स्लो डाउन है इसीलिए क्रूड कम हो रहा है, अगर बढ़ता है तब लोग डरते हैं कि इतना बढ़ गया तो इंडिया को क्या होगा। तो डरना तो हमेशा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्रूड इंपोर्ट करते हैं, और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, हमारा ओवरऑल इकोनॉमी पे उसका असर पड़ता है। तो मेरे हिसाब से क्रूड पे हम ज्यादा कुछ मतलब कर नहीं सकते। जो प्राइस है, इंडिया प्राइस टेकर है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि बहुत कम लोगों को एक्चुअली समझ में आता है कि ये क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे आ रहा है। तो सिर्फ प्राइस ऑब्जर्व करना है और ये समझना है कि कम होगा तो शायद इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा।
ठीक है, बिल्कुल ऑफकोर्स इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया के लिए तो अच्छा है, तो जब तक इसके बेनिफिट हमें अच्छे दिख रहे हैं तब तक आप जब तक टिल द म्यूजिक इज ऑन लेट द पार्टी कंटिन्यू। शायद इंडिया मार्केट के लिए तो इस वक्त इसे ऐसे ही देखना चाहिए। बढ़ेंगे आगे, कुछ और स्टॉक्स की भी अब चर्चा कर लेते हैं और इनमें कैसे कैसे ट्रेड करना चाहिए इसे डिस्कस कर लेते हैं। सो बैंक रिलेटेड ट्रेड को तो हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया, कहाँ फ़ायदा हो सकता है, कहाँ इम्पैक्ट नहीं होगा। आप और कई सारे ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स ने भी शामिल किए, लेकिन जो स्टॉक्स हमें शरद बता के गए थे उसमें से एक स्टॉक डिलीवरी का भी है। सॉफ्ट बैंक अपनी लगभग 4% तक की हिस्सेदारी, 4.2% प्रिसाइज ये स्टेक है उनका, 1250 करोड़ तक की। ये एक और ये डिस्काउंट पे हो सकती है। ये सॉफ्ट बैंक की इससे हिस्सेदारी कम हो जाएगी, डिलीवरी पे इसका प्रेशर आ सकता है, या फिर कहीं ना कहीं एक हिस्सेदारी सॉफ्ट बैंक की कम होना, इसे किस तरह से बाजार देखेगा। क्या डिलीवरी के स्टॉक को आज ट्रेड कैसे करना चाहिए? अक्षय एक बार डिलीवरी के चार्ट चेक करके बताएं, क्योंकि इन सारे स्टॉक्स में एक अच्छा सर्च था, जितने भी इंटरनेट रिलेटेड स्टॉक थे और न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स भी थे। खैर पूरा बाजार ही चला है, लेकिन एक व्यू ये भी है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट बैंक की हिस्सेदारी कम होना स्टॉक के लिए अच्छा भी होगा। एक बड़ा ब्लॉक आएगा, क्या प्रेशर क्रिएट होगा या फिर एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी होगी? चार्ट्स क्या कह रहे हैं कि अगर आप डिलीवरी के चार्ट्स देखें तो काफी महीनों से मैं बोलूंगा एक रेंज में सीमित है स्टॉक। 400 आपका बेस एरिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जो अगर आप टेक्निकल लेवल्स को फॉलो कर रहे हो तो ये लेवल को फॉलो करना चाहिए। तो 418 के आसपास कल क्लोज था, तो 400 एक स्ट्रॉन्ग बेस है और मेरा मानना है जब तक 400 नहीं टूटेगा, ये चार्ट का ब्रॉडर सेटअप कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर में है, जहां पे आपको सपोर्ट के आसपास बाय करके चलना है और रेजिस्टेंस है जो 440 वहां पे बेच के चलना है। तो अगर 400 405 के आसपास आपको मिल जाए तो आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस 395 का बनेगा और ऊपर में टारगेट बनेगा 440 का। तो रेंज ट्रेड कीजिए डिलीवरी में, अभी तक कोई डर के संकेत नहीं दिख रहे। 400 ब्रेक किया तो फिर रिव्यू करना पड़ेगा डिलीवरी के चार्ट स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो आप इसे एक रेंज में ट्रेड करने की सलाह, यहाँ से बाय करने की सलाह दे रहे हैं। ठीक है, एक और स्टॉक लेते हैं और वो काफ़ी स्ट्रीट का फेवरेट भी स्टॉक रहा है, वो है SGVN। और इसमें एक अच्छी मूव आई है, एक फर्दर ऑर्डर भी कंपनी को मिला है, एक पैक्ट इन्होंने साइन किया है लगभग 200 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट का। ये पॉजिटिव खबर है, लेकिन ऑलरेडी जो फास्ट मूविंग काउंटर थोड़ा रिट्रेस हुआ है वैशाली, अगर अपने 82-83 लेवल से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है SGVN। इस खबर से पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा? So I would say कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो इंटैक्ट ही है और फिलहाल भी अभी देयर इज नो डैमेज टू द ट्रेंड। तो आई थिंक 78 के एक अच्छे से सपोर्ट से इस पे ध्यान दिया जाए। सॉरी 72। तो आज दो शेयर जो आज ये दो शेयर्स की चर्चा हो रही है ना कि SBI कार्ड्स के लिए नेगेटिव है और बजाज फाइनेंस के लिए नेगेटिव है, ये जो क्रेडिट एक्सपोजर बढ़ाना 25%, एक बार ना इनके जरा लेवल्स भी समझना बहुत ज़रूरी है। पता तो होना चाहिए ना कहाँ तक गिर सकते हैं ये। एक बार जरा SBI कार्ड 6 महीना नहीं, आप कल का इंट्राडे दिखाओ, 6 महीने दिखा के कोई मतलब नहीं। अभी जब गिरेगा तब दिखाना 6 महीने में कितना गिरा। अक्षय एक बार आप जरा चेक करना, ये पहले SBI कार्ड चेक करके बताओ ये आज कितना गिर सकता है, यानी कि कहाँ पे इसका सपोर्ट है। फिर मैं बजाज फाइनेंस अलग से पता करूँगा स्टॉप लॉस टारगेट आपसे। पहले आज का SBI का फॉल बताओ कितना आ सकता है। SBI कार्ड्स में सबसे पहले अगर आप डेरिवेटिव में पोजीशनिंग देखेंगे तो 780 और 800 ये दो स्ट्राइक कॉल में काफी बिकवाली की पोजीशंस है। तो क्लियर है कि 780 और 800 एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है और इसे पार करना जरूरी है स्टॉक में, अगर आप कोई रिवर्सल की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर देखे तो एक डाउन ट्रेंड में है। अभी रही सपोर्ट की बारी, तो सपोर्ट अगर मैं ट्रेडिंग के नजरिए से देखूं तो जो रिसेंट स्विंग लो था वो करीबन 740 था, जो नवंबर के स्टार्टिंग में, वहां से थोड़ी सी एक डेड कैट बाउंस जो हम बोलते हैं वो ये स्टॉक ने पेश करा था। तो 740 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। शायद अगर वीक न्यूज चले तो स्टॉक ये लेवल रिटेस्ट कर सकता है, तो कोई तेजी ना करे, 740 आए तो तभी रिव्यू कर लेंगे। तो फिलहाल थोड़ा नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर और डेरिवेटिव्स डेटा दिख रहा है, 740 दिख सकता है स्टेट बैंक कार्ड्स एंड पेमेंट्स में। ठीक है, आप एक काम करो, 780 800 का स्टॉप लॉस। वैसे तो आज एक गैप डाउन होना चाहिए हमारे हिसाब से, मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं भी होता, एक बार अटेम्प्ट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। 740 तक जा सकता है ये। कुल मिला के यहाँ से करीब 30-35 रुपये की गिरावट आएगी। जब खुलेंगे ना ज़रूर आपको नोटिस भी करवाएंगे और 740 पे वापस से रिव्यू भी करवाएंगे आपके लिए। दूसरा शेयर है सर बजाज फाइनेंस। अक्षय ये भी आपको ही चेक करना होगा। बजाज फाइनेंस भी मान लो आज गैप डाउन करता है तो कितना नीचे जा सकता है और कहाँ पे इसका सपोर्ट है?
जी, बजाज फाइनेंस तो कल काफी न्यूज में भी था, तो उसने एक पॉजिटिव एक्टिविटी था कि एक गैप डाउन के बाद एक डे ट्रेडिंग में अच्छा रिकवरी करा था, पर वापस आज जो है शायद थोड़ा दबाव बन सकता है स्टॉक में। जितना मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ 7,000 के लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग एक्टिविटी है ऑप्शंस के स्पेस में, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है बजाज फाइनेंस का। अगर आप प्राइस एक्शन भी देखें तो एक रफ एरिया है 6,950 और 7,000, तो ये 6,950 और 7,000 जो है डेरिवेटिव्स और टेक्निकल्स दोनों का एक मिलाप हो रहा है ये लेवल पे, तो ये एक बहुत अहम सपोर्ट आप मान के चले अगर शॉर्ट टर्म हो या ट्रेडिंग के लिए आप देख रहे हो। तो स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है। 7,500 ये पार करना बहुत जरूरी है, तो ही हम इसमें तेजी की राय देंगे। फिलहाल जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है तो सपोर्ट 7,000 के आसपास है, तो रिव्यू करना पड़ेगा कि इसे बाय करके चलना है कि नहीं। तो थोड़ा नेगेटिव सेटअप है, फिलहाल अवॉइड करें बजाज फाइनेंस टिल इट ट्रेड्स बिलो 7,500। ठीक है, अक्षय ने आपको बहुत क्लियरली बता दी कि दोनों शेयर्स टूटेंगे, लेकिन टूट के कहाँ तक जाएंगे ये बात भी क्लियर कर रहे हैं। 7,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस है बजाज फाइनेंस का, ऐसा ना हो कि आप भावनाओं में बह जाए और लगातार इसको शॉर्टिंग पे शॉर्टिंग करें। ये कई बार रीबाउंड अच्छा करता है। बजाज फाइनेंस में क्लियरली हम आपके सामने बात रख रहे हैं खुल्लम खुल्ला, और ये सारा सेटअप वेटअप देखने के बाद बता रहे हैं आपको, इसलिए मैंने लेवल्स पता किए हैं कि कितने डिप आ सकते हैं इसमें। तो 7,000 हालांकि इसमें 350 रुपये गिरना पड़ेगा इसको, एथिकली देखें तो 350 रुपये के लिए 4% नीचे आना पड़ेगा इसको, लेकिन अगर ये नहीं आता ना तो रीबाउंड की प्रोबेबिलिटी भी बन जाएगी। दूसरा SBI कार्ड्स को देख सकते हैं, ये मेरे को लग रहा है कि 740 टेस्ट करने के लिए पहुंच सकता है, तो इसलिए दोनों के सपोर्ट एरिया हमने आपको बता दिए, ये क्लियर होना चाहिए आज के ट्रेड में आपको। अभिषेक। बिल्कुल, SBI कार्ड और बजाज फाइनेंस पर ये व्यू, कल क्या कमाल की रिकवरी हमने देखी है बजाज फाइनेंस में और बजाज फिनसर्व में। शुरुआत कमज़ोर हुई थी, उसके बाद जो भी नेगेटिविटी थी वो खत्म हुई और अब शेयरों ने गजब की रिकवरी दिखाई। लेकिन आपको लंबी अवधि के लिए निवेश कहाँ पर करना है ये जानेंगे और अब समझेंगे भसीन के बेहतरीन शेयर। और बाजार के दिग्गज संजीव भसीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भसीन साहब नमस्कार, स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। भसीन साहब, कॉन्फिडेंस तो आज भी आपका ऊपर होगा और थोड़ा ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि क्रूड हम देख रहे हैं कि 5% टूट गया है। बताइए इस पर आपका व्यू क्या है और बाजार में आप कहां पर खरीदारी करने की सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको, प्रियंका और डिम्पी को। और प्रियंका को तो मुस्कुराना चाहिए, 1000 पॉइंट की तेजी आ गई। 2 दिन में 400 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, 19,900। आपको कहा था दिवाली के एक आध दिन बाद आएगा और ठोक के कहता हूँ 20,000 आया ही आया। अब आपको मंदी दिखे, आपको नहीं माने, व्यूअर्स को दिखेगा कि यूएस और ये द यूएस इज अनस्टॉपेबल। आप गैप के नंबर देखिए, क्रूड घट गया, बॉन्ड घट गया, डॉलर घट गया और FIS अंडरवेट जो थे वो बाइंग पे आएंगे। लार्ज कैप्स विल ड्राइव द इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो क्यों हमें मंदी का सोचना, हमें तो ये देखना है कि आगे की तैयारी क्या है। यस, ये RBI का कैप ऑन लोन्स एंड CET का मतलब है, क्योंकि उनको दिख रहा था कि पर्सनल लोन्स पे थोड़ी ज्यादा ही मार्केट एग्रीवेटेड थी या ज्यादा एक्सपोजर था, एंड दैट इज टू रेन इन दैट। आई थिंक एक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ऑन सेलेक्ट स्टॉक्स, लेकिन आउट परफॉर्मर्स तो ब्रॉडर मार्केट है। OMCs आर हिटिंग न्यू हाइज। आपको और बता दें प्रियंका जी, कल वोडाफोन ने 14 रुपए 80 का हाई मारा। साथ में डेटा देखिए, सिंस October 2016 yesterday the numbers which came said the lowest amount of attrition, सिर्फ 48,000 उनके कस्टमर लूज हुए हैं जहां लाखों में होते थे, और अगले महीने से ये कस्टमर वापस आ जाएंगे। तो वोडाफोन आइडिया इज एन आउट परफॉर्मर। मैंने आपके यहाँ 11 रुपए में कहा था और अभी भी मैं 22 रुपए का आपको टारगेट बोल रहा हूँ। दूसरा, मुझे लगता है आज मेटल्स चमकेंगे। हिंडाल्को हैज बीन माय टॉप पिक ऑल द वे फ्रॉम 400। 500 पे भी लीजिए, हिंडाल्को विल कम आउट विद स्टेलर नंबर्स। नोवेलस स्कैंडिनेवियन आर्म इज डूइंग ब्रिलियंटली। आपको 535 का टारगेट है, 490 का स्टॉप लॉस। दूसरा, मुझे आज बहुत पसंद है अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइज की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है बहुत बुलिश है। देयर कोल बिजनेस, देयर अदर होल्डिंग पार्ट्स इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, और मुझे लगता है 2200 रुपए पे अडानी कैन गिव यू एटलीस्ट 3% अपसाइड। 2260 का टारगेट है, 2155 का आपका स्टॉप लॉस।
बिल्कुल। गुड मॉर्निंग संजीव जी। 1000 पॉइंट की रैली भी याद है, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आप जल्दी बॉम्बे आए, हमारे साथ स्टूडियो में बैठ के चाय पिए और तब हम 20,000 का लेवल, 20,000, 20,200 उससे ऊपर का भी लेवल जल्द देखें। और आपके सारे स्टॉक्स हमें याद है, चाहे सुजलॉन हो, चाहे जेपी ग्रुप के स्टॉक्स हो और चाहे ये वोडाफोन आइडिया हो। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल, इन बैंक्स में जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग वाला जो पार्ट है उसमें एक आपका भी बहुत फेवरेट स्टॉक है, वो है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक की भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग जो पूरी लोन बुक है उसमें लगभग 33% जो हिस्सा है वो अनसिक्योर्ड लोन्स का है। तो आज ये इम्पैक्ट कैसे कर सकता है स्टॉक पर भी इस न्यूज का? अच्छा पॉइंट। पहले बात तो ये बता दूं, आरबीएल बैंक ने कल न्यू हाई मारा है 257.75 रुपए। अब न्यू हाई से थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है, बट एट अ टाइम जब बैंक निफ्टी अपने न्यू हाई से बहुत दूर है, कुछ बैंक्स न्यू हाईज मार रहे हैं, तो टेक इट विद अ पॉइंट के कोई भी डिक्लाइन विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आरबीएल बैंक में कोई प्रमोटर नहीं है, इन द सेंस 1.5% से ज्यादा स्टेक नहीं है। महिंद्रा ने 4% स्टेक लिया है, आई एम जस्ट गिविंग यू। और साथ में जैसे आपने कहा, दे कैन बी अ मार्जिनल इंपैक्ट ऑन लेंडिंग, बिकॉज आपको पता है कॉस्ट ऑफ बोरिंग विल नाउ गो अप इवन फॉर एनबीएफसीज एंड सो ऑन। तो मैं कहूंगा एक आध दिन ये थोड़ा सा मार्केट डाइजेस्ट करेगी। लेकिन एक बात बता दूं, कल सारी दुनिया ने परसों दोपहर से बजाज फाइनेंस को शॉर्ट करना शुरू किया। परसों उसका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव साइड पे था, और कल अभी जैसे अभिषेक कह रहे थे, कल 6,69 का भाव खुला। उसके बाद क्या हुआ? 450 पॉइंट की रिकवरी। मार्केट में अच्छे स्टॉक्स में एक व्यू बनाना, या जिसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, बिकॉज लोगों के आरबीआई की जजमेंट तो 5 बजे आई न्यूज की, लोगों को 1:30 बजे ये पता था। इसके ऊपर बात होनी चाहिए, और वो सबसे स्वीट मूव था जहां मंदी वालों को बहुत बुरा असर पड़ा। और ऐसा ही आज भी हो सकता है, क्योंकि a large part of all this is getting priced in. मार्केट्स ने देखा है, बैंक्स हैव बीन कमिंग विद स्टेलर नंबर, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ सकती है, बट डोंट यूज दिस एज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, यूज दिस एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑन डिप्स। ठीक है, बढ़िया है सर। बजाज फाइनेंस ये आपको डिप्स पर खरीदने के मौके भी देंगे शेयर कुछ कुछ, और आपकी नज़र वहाँ पर होनी चाहिए। वसीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और बाजार के साथ साथ तमाम स्टॉक्स पर भी अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, सुमित मूलचंदानी हमारे साथ जुड़ गए, एक और खास मेहमान। सुमित, गुड मॉर्निंग। बताइए आज आपकी ट्रेडिंग लिस्ट में क्या है, उसके बाद कुछ और शेयरों पर आपसे राय लेंगे। हाय अभिषेक, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, मार्केट ने कल लास्ट 1 आवर में तो काफी अच्छा सेलिंग प्रेशर दिखाया है, लेकिन मैं अभी भी यहाँ पे वेट करना चाहूंगा। 19,700 का जो लेवल है ऑन द स्पॉट लेवल, अगर ये ब्रेक हो रहा है तो फिर यहाँ पे एक बेयरिश व्यू बनाया जा सकता है। लेकिन अगर कंपेयर करें बैंक निफ्टी को, तो बिल्कुल यहाँ पे वीकनेस ज्यादा है, और जो 2 दिन पहले एक अच्छा खासा गैप बना हुआ था वो फिलअप होने के पूरे चांसेस है टिल द लेवल ऑफ 44,000। तो पिक्स के तौर पे अभी भी हम कैश साइड थोड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। तो दो मेरे फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। पहला रहेगा मैपमाई इंडिया। देखिए, मैपमाई इंडिया ने अपना पिछला हाई जो एक रेजिस्टेंस था 2200, कल अच्छा खासा ब्रेकआउट देके क्लोजिंग बेसिस पे उसको सस्टेन किया है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट अभी और बन सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 2530 एंड 2680 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2070। जो दूसरा स्टॉक है CESC, तो यहाँ पे देखिए वीकली पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया हुआ था, सस्टेन और एक रीटेस्ट कैंडिडेट है। तो यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी रखिए, डिप्स को यूटिलाइज कीजिए टिल द लेवल्स ऑफ 90। करंट मार्केट प्राइस है 96। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 84 का, और टारगेट रहेगा 113 एंड 127। ठीक है, ये दो शेयर मैपमाई इंडिया यानी कि सी इन्फो सिस्टम, और दूसरा CESC 113 से 127 के टारगेट 96 रुपये पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। कल बड़ी तेजी थी। कल शाम के शो में राजेश अग्रवाल से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने फंडामेंटली भी शेयर पर भरोसा जताया था, CESC के शेयर पर। और पावर स्टॉक्स में कुछ एक्शन जो था उसमें टाटा पावर भी चल रहा था, लेकिन ये स्टैंड आउट कल का एक स्टॉक रहा है। कुछ और शेयरों पर व्यू लेते हैं। वैशाली जी, खबर आई है, ये चैनल चेक के हवाले से है कि एशियन पेंट्स ने डेकोरेटिव सेगमेंट में प्राइसेस कट किए हैं, और पोर्टफोलियो लेवल पर 1% के आसपास की ही कटौती है। हालांकि 2 रुपये से लेकर 10 रुपये प्रति लीटर तक अलग अलग सेगमेंट में, डेकोरेटिव सेगमेंट में दाम घटाए हैं। हालांकि ये नवंबर का महीना एशियन पेंट्स के लिए ठीक ठाक रहा है, मतलब अगर हम इस महीने की ही बात करें तो, लेकिन कहीं ना कहीं ये खबर थोड़ी सी नेगेटिव है। आप किस तरह से देख रही हैं, और किस तरह से शेयर को आज ट्रेड करना चाहिए?
कि एशियन पेंट्स में काफी अपसाइड पोटेंशियल है और जैसे कि रॉ मटेरियल्स आल्सो प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग, सो आज के ट्रेड के लिए मैं कहूंगी वेट एंड वॉच, बिकॉज मार्केट में थोड़ी सी करेक्टिव मूव आ सकती है, बट आई वुड से दैट फॉर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ये लेवल पे भी खरीदना चाहिए, बिकॉज आगे जाके ये टारगेट्स 3400 3500 मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी जरा आइडिया ले लेते हैं इनमें क्या करना चाहिए। ये DCX सिस्टम नाम की कंपनी है, करीब 500 करोड़ रुपए जुटा रही है। एक बार जरा चेक करेंगे सुमित आप इस शेयर के बारे में, DCX लिखेंगे ना शेयर आ जाएगा। निमित जी देखिए, स्ट्रक्चर देखा जाए तो काफी अच्छा है। स्टॉक ने अपने एक लोअर लेवल से काफी अच्छा बाउंस दिया था, जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था दैट वाज अराउंड 270। तो स्टॉक मुझे लग रहा है कि अभी भी जिनके पास होल्डिंग है आप यहाँ पे बने रहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे 295 का। तो इसका जो प्रीवियस हाई लगा था, स्विंग हाई, दैट वाज अराउंड 350। तो पहला टारगेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 350, और 350 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आ सकता है। तो 350 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो नेक्स्ट टारगेट कैन बी 410। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप बिल्कुल यहाँ पे बने रहिए। ठीक है, वैसे मैं आपको ना एक बधाई देना भूल गया, आपने क्रूड के बारे में पहले भविष्यवाणी की थी हमारे ही चैनल में कि $80 के नीचे पहुंचेगा, उसके लिए सुमित आपको बहुत बधाई। मेरे को याद है कि आपने NTPC शेयर्स के बारे में भी हमको बताया था कि NTPC अच्छा चलेगा, उसके लिए भी आपको बधाई। आपके शेयर में दोनों ये याद थे, इसलिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। और भी जो आपके शेयर्स लगे हों, अगर मैं कोई याद नहीं हो तो उसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप अच्छे शेयर डिटेक्ट कर रहे हैं, ये बात अच्छा है। आज CSC ना अगर ये फ्यूचर्स में होता तो मैं भी लेता। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं फ्यूचर्स वाले शेयर ही मेरे को बताने होते हैं, तो मेरी लिस्ट में इसलिए नहीं आ पाया CSC, लेकिन आपने अच्छे से नोटिस करके बताया ये अच्छा शेयर है, बेहतरीन बढ़िया चलना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। वैशाली एक शेयर है डिलीवरी, आज इसमें ना एक ब्लॉक डील लगेगी, करीब 4% ना हिस्सा बेचा जाएगा, और जो प्राइस होगा ना ब्लॉक डील का, वो रेंज जो है वो 404 से 414 होगी, और शेयर ऑलमोस्ट उसी रेंज में ही है। इससे ज़्यादा तो नहीं टूटेगा ना, 400 से ज़्यादा टूटने के चांसेस तो नहीं है? जिस तरह से सब इंडिकेटर्स है, कल भी वॉल्यूम हम 2-3 दिन से अबव एवरेज है, RSI इज ऑन राइज, सो मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज डबल बॉटम जैसा भी आप कह सकते हैं 400 लेवल्स पे। नियर टर्म के चार्ट आप देखेंगे तो 400 लेवल्स का एक प्रोमिनेंट सपोर्ट है। सो मेरे ख्याल से जिस तरह से अब तक चार्टिकल फॉर्मेशन है, 400 इज अ वेरी प्रोमिनेंट सपोर्ट, और कन्विक्शन आएगा अगर 420 423 के ऊपर सस्टेन करता है तो देन इट्स रेडी फॉर अ टेक ऑफ, बिकॉज यहाँ भी आप देखेंगे तो क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस है 420 का। सो मान लीजिए 400 मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव एक व्यू रहेगा कि सपोर्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो लेवल टूटना नहीं चाहिए। कल अगर आप ट्रेड देख रहे होंगे तो काफ़ी गंभीरता से आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि IT कंपनीज अब लीडर साबित हो रहे हैं। एक बार जरा कल के प्राइस दिखा सकते हैं। इन्फोसिस के बंद होने का लेवल करीब 2% ऊपर होगा, TCS करीब 2% ऊपर बंद हुआ, HCL टेक करीब 2% ऊपर जाके बंद हुआ, और IT इंडेक्स खुद अपने आप में करीब 2% ऊपर जाके बंद हुआ। सब डेज हाई पे थे। और आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, ऑलमोस्ट कल मार्केट सेकेंड हाफ में आके थोड़ा वीक हो गया था, बट IT कंपनीज नहीं हुई थी। और HCL टेक पे मेरे को अच्छे से ध्यान है, अक्षय पी भागवत ने हमको एक ऑप्शंस का ट्रेड बताया था। अक्षय, आपका वो टारगेट लग गया ना HCL टेक वाली ऑप्शंस का ट्रेड? जी बिल्कुल डिम्पी जी, कल लग गया उसका टारगेट। ठीक है, तो सर अगर आपका टारगेट लग गया इसके लिए बहुत बधाई। अब मेरे को जरा आगे की राह भी दिखा दीजिए। मेरे को लग रहा है कि IT ना थोड़ा मार्केट को इस जोन से बाहर निकालने में हेल्प करेगा विद द हेल्प ऑफ रिलायंस और IT का कॉम्बिनेशन 19,800 पार कराएंगे। तो कोई IT कंपनीज आपको जो अच्छी दिख रही है अभी भी, वैल्यू वाली, ग्रोथ वाली, रूम अच्छा हो जिसमें, वो एक बार जरा बता सकते हैं उसका नाम, स्टॉप लॉस टारगेट भी देना सर। जी IT क्षेत्र में एक ब्लोआउट मूव हुआ है गए 2 ट्रेडिंग सेशन में, और यहाँ पे जिस तरह से प्राइस स्ट्रक्चर मुझे पूरा IT सेक्टर का दिख रहा है, कल वो इंडेक्स का अराउंड क्लोजिंग था 32,273। ये जो रिसेंट स्विंग हाई था जो करीबन सितंबर अक्टूबर के टाइम पे दिखा था IT में, वहाँ 33,500 तक ये इंडेक्स में जाने की उम्मीद है। तो जो 2 स्टॉक मुझे यहाँ पे अगर आपको चूज करना हो IT इंडेक्स में, पहला तो आप TCS को ही कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है वहां
पे, और वो बायबैक के न्यूज के चलते मुझे लगता है कि ये ज्यादा कभी टूटेगा भी नहीं, और जब भी रिकवरी करेगा तो स्ट्रॉन्ग रिकवर करेगा। तो 3600 तक आप टारगेट बना के चले टीसीएस में, विद अ टाइम फ्रेम ऑफ 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन। 3440 का सपोर्ट है, तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और जो दूसरा चॉइस रहेगा मेरा स्टॉक का, वो मैंने आज आपके मॉर्निंग शो में रिकमेंड करा, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है, और मेरा मानना है कि जल्दी ये 5800 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज और टीसीएस, ये मेरी दो टॉप पिक्स रहेंगी आईटी स्पेस से। ठीक है अभिषेक, ये जो सीमेंट वाली कंपनीज है ना, थोड़ा फ्लेवर से आउट हुई हैं। एक्चुअली ऐसा वैसी कोई दिक्कत नहीं है, ना ही प्रोडक्शन की, ना ही इंफ्रा के ऑर्डर्स की, पाइपलाइन की। ठीक है, गवर्नमेंट पे अभी आचार संहिता तो लगी नहीं, तो चाहें तो अभी भी अनाउंस कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्डर्स, मेगा प्लान्स तो अभी भी अनाउंस करने के चांसेस हैं, और मेरे को लग रहा है दिसंबर तक तो पूरा चांसेस रहेंगे इनके पास करने के लिए। और प्राइस एक्शन ऑलरेडी ये ले चुके हैं। ये फ्लेवर में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इनका प्राइस एक्शन नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि चर्निंग के तहत सीमेंट कंपनीज भी अभी आगे आएंगी, थोड़ा चलेंगी अभी? सीमेंट कंपनीज फंडामेंटली तो काफी अच्छे लग रहे हैं, और अभी जैसे हमने शुरू में बात किया क्रूड प्राइसेस कम होने की, तो अगर पावर का कॉस्ट कम होता है तो डायरेक्टली सीमेंट को बेनिफिट मिल सकता है। तो सीमेंट एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अच्छा प्ले हो सकता है एक्चुअली। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एक बढ़िया प्ले हो सकता है। वैशाली, कल हमने देखा इंडिया बुल्स हाउसिंग में मतलब ठीक ठाक तेजी रही। क्या आज ये तेजी आप कंटिन्यू होते हुए देख रही हैं? कैसा फॉर्मेशन लग रहा है इसका आपको? No, actually, rightly said. कल हम देखे that एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनी है और it has given a breakout. So 180 के ऊपर ये breakout है और क्लोजिंग भी अच्छी हुई है. So I think ये follow up buying होना चाहिए towards a target of 200. फॉलो अप बाइंग की उम्मीद है इंडिया बुल्स हाउसिंग में। 3% की अच्छी तेजी चल रही, 186 रुपए का भाव इसका हो गया है। कंजम्पशन स्टॉक्स की अगर हम बात करें अभिषेक आपसे, तो थोड़ी थोड़ी ना सुस्ती आ रही है। मतलब जिस रिकवरी की उम्मीद की जा रही है शायद वो निकल के आ नहीं पा रही है। आईटीसी हमने कमजोर देखा, एक रेंज में ही है। टाटा कंज्यूमर में भी थोड़ी सी नरमी है। कंजम्पशन स्टॉक्स को लेकर और जो उसमें प्योर एफएमसीजी स्टॉक्स हैं उसको लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है? कुछ स्वीट स्पॉट्स हैं या फिर अभी थोड़े से साइडवेज ही रहेंगे, ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना चाहिए? देखिए, एफएमसीजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि रूरल रिकवरी अभी तक बहुत क्लियरली आई नहीं है। तो जब तक वॉल्यूम्स पिकअप नहीं होते तब तक एफएमसीजी में थोड़ा सा स्ट्रेस चलेगा। कंजम्पशन में अगर आप अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम देखें, जो जैसे कि ट्रैवल रिलेटेड हो गया या लगेज, मतलब वीआईपी सफारी इंडस्ट्रीज टाइप्स के जो स्टॉक्स हैं वो काफी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है, स्टॉक भी अच्छे चले हैं। तो कंजम्पशन को हम एक बास्केट में नहीं देख सकते, उनको अपना अपना सेगमेंट में देखना चाहिए। तो अलग अलग सेगमेंट अलग अलग परफॉर्म कर रही है। ठीक है, एफएमसीजी को लेकर ये व्यू, लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर खबर आई है कि ग्रीनफील्ड मल्टी कार्गो पोर्ट ये बनाएंगी कीनी में, और 30 मेट्रिक टन का ये पोर्ट होगा, और इस पर जो निवेश करेंगी वो होगा 4120 करोड़ रुपए का। निश्चित तौर पर भले ही बहुत बड़ी प्लेयर नहीं हो, लेकिन निश्चित तौर पर एक डोमिनेंट प्लेयर जरूर है और अच्छे से अपने आप को एक्सपेंड भी कर रही है कंपनी। अभिषेक, आप ही व्यू दीजिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इस पर आपका व्यू क्या है? और अगर किसी को मान लीजिए लंबी अवधि के लिए लेना हो, समय देना हो, मान लीजिए साल भर 2 साल, आप किस तरह से देख रहे हैं शेयर को? देखिए, मैं ये स्पेसिफिक कंपनी तो उतना क्लोजली ट्रैक नहीं करता, बट ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में काफी फोकस है अभी, और जो 2-3 कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, ग्रुप्स हैं जो इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें से एक जेएसडब्ल्यू ग्रुप है। तो ओवरऑल मेरा पॉजिटिव व्यू है ऑन द सेक्टर। इंडिविजुअल स्टॉक में ट्रैक नहीं करता। ठीक है, एज ए ग्रुप पसंद है। हालांकि लिस्टिंग इसकी ठीक ठाक हुई थी और निश्चित तौर पर पेरेंटेज अच्छी है, और जिस सेगमेंट में ये ऑपरेट करती है कंपनी
पोर्ट से अच्छी खासी ये जुड़ी हुई है, वहाँ पर ग्रोथ की संभावना होती है। इस पर थोड़ा सा और आगे विस्तार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे डिटेल में इसको, लेकिन समय हो गया है ये जानने का कि आज के लिए कौन से वो 9 शेयर हैं जो आपकी फोकस लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। शरद जुड़ गए हमारे साथ 9 के 9 रत्न लेकर। शरद बताइए। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट आरबीआई की अनाउंसमेंट आई थी एंड जो नॉर्म्स हैं वो वहाँ पे देखा गया कि जो कंज्यूमर लोन्स के प्रति जो बहुत सारे रूल्स हैं उसको टाइटन किया गया है। अब नेट इम्पैक्ट जो क्या है कि हमने रिसर्च किया और बहुत सारे ब्रोकरेजेस से देखा कि क्या इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किसको हो सकता है। तो सबसे पहला स्टॉक है एसबीआई का। यहाँ पे जो है स्पार्क कैपिटल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा कैपिटल रेज एसबीआई को करना पड़ सकता है ताकि आरबीआई के जो नॉर्म्स हैं नए अनाउंस किए हैं जो ऑलरेडी इफेक्टिव हो गए उसको वो कंप्लाई कर पाए। तो नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा एसबीआई में देखने मिल सकता है। इसके अलावा एनबीएफसीज की जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग होती है उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिलेगा और जो रिस्क वेट होती है एक्सपोजर्स की उसको लेके भी जो है बढ़ोतरी देखने मिलेगी। अब इसके कारण जो है सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट 2 स्टॉक्स को देखने मिलेगा, वो है आपका एसबीआई कार्ड्स और बजाज फाइनेंस। इन दोनों स्टॉक्स पे प्रेशर देखने मिल सकता है क्योंकि ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगे और कॉस्टिंग भी बढ़ जाने वाली है, मैक्वारी कह रही है ये इनके रिपोर्ट में। उसके अलावा तीसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स भी है, ये आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। स्पेशली एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने मिल सकता है क्योंकि ये सारे जो रूल्स आए हैं वो अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए आए हैं और जनरली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के जो मोस्ट ऑफ द लोन्स होते हैं वो आप कह सकते हैं कि सिक्योर्ड रहते हैं। तो ये जो था 3 थीम्स था जिसने हमने फोकस किया। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट बात रहने वाला है आपका JSW इंफ्रा। यहाँ पे जो है ग्रीन फील्ड की जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है उस पर डेवलपमेंट होने वाले 4120 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। हालांकि इसमें बैलेंस शीट में ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और इसका रीज़न ये है क्योंकि ऑलरेडी ये नेट कैश बेसिस कंपनी पे और हाल ही में लिस्टेड हुई थी और अब देखिए लिस्टिंग प्राइस से अभी तक तो ऑलरेडी 40% से ज़्यादा का रिटर्न जो है निवेशकों को दिया है कंपनी ने। इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील भी है डिलीवरी का। यहाँ पे सॉफ्ट बैंक लगभग 4% स्टेक की बिकवाली करेंगे जिसका जो वैल्यू आता है लगभग 1250 करोड़ का आता है। डील लगभग 2% डिस्काउंट पे है और सॉफ्ट बैंक का जो स्टेक है वो 14% से घट के 10% हो जाएगा। एक स्मॉल कैप कंपनी है ज्योति स्ट्रक्चर्स, हालांकि 928 करोड़ की मार्केट कैप की है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया का नाम जो है उनके प्रेफरेंशियल इशू के शेयर लिस्ट में आया है। ये कंपनी जो है एक टाइप से ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है आपके पावर ट्रांसमिशन सेगमेंट में। 6वां स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है टीवीएस मोटर्स। एमिल फ्रे के साथ करार किया है, अब ये यूरोपियन मार्केट के ऑपरेशंस में जो है आगे बढ़ने के लिए है। 7वां स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो आप ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है, बेसिकली जो भी क्रूड डेरिवेटिव के हुए, टायर, पेंट, एविएशन और टू अ सर्टेन एक्सटेंट ओएमसीज भी, जहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिलेगा। अब इसका रीज़न ये है कि ब्रेंट क्रूड जो है ओवरनाइट बेसिस पे लगभग 4 से लेकर 5% का गिरावट देखने मिला और ये लोएस्ट लेवल्स आए हैं जुलाई के महीने से इस साल में। 2 रीज़न है इसके कारण। सबसे पहला ऑफकोर्स है हायर सप्लाई यूएस मार्केट्स में देख रहा है और एक वीक एनर्जी डिमांड चाइना से देखने मिल रही है। तो ये 7 स्टॉक्स तो हमने देख लिए, लेकिन जो 8वां स्टॉक है जो हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है वो फोकस में रहेगा, वो है सामी होटल्स। जेएम फाइनेंशियल ने इनिशिएट किया है यहाँ पे और बाई रेटिंग में के साथ जो टारगेट प्राइस है 190 रुपीज़ पर शेयर का रखा है। 2 इंपॉर्टेंट बात सामने आती है। सबसे पहला कि कंपनी के जो पैन इंडिया के प्रेजेंस है और प्राइस पॉइंट्स भी बहुत कम्पिटिटिव है और दूसरे अलावा जो अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स होती है इनके होटल्स की वो टर्न अराउंड करने जानते हैं। जब टर्न अराउंड होता है तो ऑपरेशनल लिवरेज होता है, तब जाके मार्जिन्स की भी बेनिफिट देखने मिलती है। तो ये हमारा 8वां स्टॉक है और आज का आखिरी स्टॉक जो हमारी खबर बेसिस पे है वो है आईटीडी सीमेंटेशन, जहाँ पे एक बड़ी इंफ्रा ऑर्डर आने की जो है उम्मीद है और कंपनी जो है टोटल मैनेजमेंट ने कहा है कि 30,000 से 40,000 करोड़ तक के ऑर्डर्स को जो है वो चेज़ कर रहे हैं और इस साल जो FY24 का ऑर्डर गाइडेंस है वो लगभग 8 से 9,000 करोड़ रुपए का है और H1 में ऑलरेडी 4800 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो मिल चुका है। काफी बड़ा ऑर्डर इनफ्लो हो सकता है शरद, क्योंकि अगर आईटीडी की सिर्फ मार्केट कैप ही देखें तो वो 4600 करोड़ की है। तो आप एक बहुत बड़े ऑर्डर की खबर लेकर आए आईटीडी सीमेंटेशन पे। ओके ठीक है, चलिए शुक्रिया शरद ये सारे स्टॉक्स बताने के लिए और ये सारी की सारी एक बार कंपाइल करके इतने अच्छे से सेगमेंट वाइज हमें समझाने के लिए, हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिन स्पेसेस पे आपको नजर रखनी है वो ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स है, जितने भी क्रूड डेरिवेटिव काउंटर्स हैं, बैंक्स पर तो हम सुबह से चर्चा कर ही रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह से जिन जिन की भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग, अनसिक्योर्ड बुक बड़ी है, वहाँ पर एक प्रेशर आ सकता है, इन पर बात हो ही रही है और कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक भी हमें बताए शरद ने। लेकिन अब इस बीच पैनल पर हमारे साथ
राहुल घोष भी जुड़ गए हैं, विशाली जा चुके हैं। राहुल मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आपके 2 ट्रेड्स। नमस्कार। नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो 2 ट्रेड्स के पहले निफ्टी का एक शॉर्ट हैंड बता दूं कि एनी लेवल 19500 से लेके अब तक का बाय का रीजन होगा और टारगेट 20,000 के ऊपर होगा। तो क्लियर कट बाय है विद 250 से 300 पॉइंट टारगेट ऊपर की तरफ। दोनों एक बाय और एक सेल है। बाय बी सॉफ्ट है। बी सॉफ्ट करंट 628 के ऊपर बाय कर सकते हैं, बेग योर पार्डन। स्टॉप लॉस 600 होगा और टारगेट होगा 660 और 670। दूसरा सेल है गेल, जो करंट मार्केट प्राइस पे सेल किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 130 और टारगेट होगा 122। तो बी सॉफ्ट बाय अबव 628 एंड गेल सेल एट करंट मार्केट प्राइस। पहला निफ्टी पर आपका व्यू बुलिश, 20,000 के ऊपर आप निफ्टी को देखते हैं। गेल आप यहाँ मोमेंटम देख रहे हैं और बी सॉफ्ट फिर से आईटी, इनफैक्ट लार्ज कैप आईटीज में भी आपको एक रिन्यूड इंटरेस्ट दिखाई दिया है। कल हमने उसका एक क्लियर कट एग्जांपल भी देखा, जिस तरह के सर्ज आते हैं। मिड कैप आईटी चल रहे थे, लार्ज कैप आईटी में भी पार्टिसिपेशन आनी है। हालांकि बी सॉफ्ट लिया है राहुल ने, जहां स्ट्रेंथ अच्छी है। लेकिन एक स्टॉक राहुल आप ही चले बताए, आईटीडी सीमेंटेशन। अभी हमें शरद बता के गए कि यहाँ पर एक बड़े ऑर्डर 30,000 से 40,000 की बात हो रही है, बड़े ऑर्डर की बात हो रही है, जबकि मार्केट कैप छोटी है कंपनी की। और आप देखें 26 अक्टूबर से लगातार ये स्टॉक जो चला है 192 से 280 के आसपास जाकर रुका है। चार्ट में कितनी स्ट्रेंथ है, एंट्री लेवल कहां दिखते हैं? चार्ट पे तो अभी भी स्ट्रेंथ तो बिल्कुल जायज बन रहा है। दोनों आप वीकली चार्ट पे देखेंगे या डेली चार्ट पे भी देखेंगे। जब तक एक्चुअली 255 के नीचे क्लोज नहीं होता है, लॉन्ग साइड पे होल्ड कर सकते हैं। 255 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा। 255 के नीचे अगर आपको एक क्लोजिंग मिल जाता है तो एग्जिट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई आईटीडी सीमेंटेशन पर, जिस पर एक खबर लेकर आया है शरद। लेकिन अब हमारे साथ इनफैक्ट स्टूडियो से विश्वा भी जुड़ेंगे, उनसे भी इनफैक्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ विश्वा, और उनसे समझते हैं आज कमोडिटी ओपनिंग कहाँ दिख रही है। विश्वा मॉर्निंग, बताए कमोडिटी मार्केट के अपडेट्स। गुड मॉर्निंग। कल अच्छी तेजी दिखी थी गोल्ड और सिल्वर में, हालांकि एक फ्री ट्रेड भी देखने को मिला था एमसीएक्स पे, अचानक से नया रिकॉर्ड बना दिया। वो 1 मिनट के लिए सिर्फ रात के 9 बजे के आसपास में उस तरह का ट्रेड हुआ, और उस तरह की ही तेजी आज फिर से दिख रही है। आज हल्की तेजी है, 60,760 के आसपास गोल्ड है। चांदी कल 1,000 रुपए से ज्यादा चढ़कर बंद हुई थी, आज भी शुरुआती कारोबार है, तो हल्की तेजी यहाँ पर दिख रही है। अब कच्चे तेल और नेचुरल गैस की चाल देख लेते हैं, यहाँ पर किस तरह की शुरुआत हुई है। तो कच्चे तेल में देखें तो कल करीब 4.5 से 5% की गिरावट दिखी थी। आज यहाँ पर रिकवरी की कोशिश हो रही है, 1% के आसपास की रिकवरी दिख रही है। नेचुरल गैस में भी 1.5% की तेजी है। कल नेचुरल गैस के दाम भी 5% तक टूट गए थे। बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर में सिर्फ आज तेजी है, बाकी तीनों ही मेटल जिंक, एल्युमिनियम, लेड आज दायरे में कारोबार कर रहे हैं। हल्की नरमी ही दिख रही है जिंक और लेड में। लेकिन आज दिन के लिए आपको कहाँ पर मौके दिख रहे हैं, तो गोल्ड जहां पर फिर से आज खरीदारी के ही सौदे लगाने चाहिए आपको। 61,000 तक भाव जा सकता है, पहला टारगेट 60,950 का आ रहा है। चांदी ये कॉल भी खरीदारी की है, आज लग रहा है ये तेजी कंटिन्यू होगी। 3 दिन की जो रैली है, जो 3,000 रुपए से ज्यादा की तेजी आ चुकी है, ये आज भी कंटिन्यू होगी। 74,000 की तरफ चांदी बढ़ सकती है। लेकिन कच्चा तेल ये तेजी नहीं टिकती दिख रही है। ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि आज भी यहाँ पर दबाव रहेगा, नीचे वापस से 6,050 तक कच्चा तेल आ सकता है। ठीक है, शुक्रिया विश्वमोहन। तो अपडेट के साथ साथ ट्रेड भी ये विश्वमोहन रोज आपके लिए लेकर आते हैं, और ये सेगमेंट बहुत ही खास होता है कमोडिटी बाजार के दर्शकों के लिए, और उसके मायने निकलते हैं इक्विटीज़ के लिए भी। इक्विटीज़ के लिए मायने ये है कि क्रूड नीचे है 5%। आपसे जानना चाहेंगे इसको लेकर अभिषेक, क्योंकि कल हमने देखा था कि ओएमसीज में ठीक ठाक तेज़ी थी, मतलब 2%, 2.5%। एचपीसीएल में एक बढ़िया मूव बनी हुई है। एचपीसीएल के साथ बीपीसीएल, आईओसी भी चल रहे थे, और क्रूड वाली ये खबर आ गई कि 5% नीचे। मतलब कि अगर 28 सितंबर के भाव से देखेंगे तो 20% क्रूड सस्ता हो गया है। तो ओएमसीज में आज किस तरह से सोच अपनी रखनी चाहिए, और इसके अलावा टायर, एविएशन में इंटरग्लोब वो भी चल रहा है, तो आपका व्यू क्या बन रहा है? कुछ मौके बन रहे हैं स्टॉक पिकिंग के बढ़िया वाले? देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ऑब्वियसली एक बेनिफिट मिलता है। कल मेरे हिसाब से एक ये भी खबर आया था कि जो गवर्नमेंट ड्यूटीज थे वो भी कम किए हैं, कल या परसों था शायद। तो ओवरऑल इंटरेस्टिंग है, बट मेरे हिसाब से ये इसमें बहुत ज्यादा न्यूज फ्लो और गवर्नमेंट
इंटरवेंशन का डर रहता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ता है ये सब स्टॉक्स में, बट शॉर्ट टर्म के लिए अभी तो न्यूज फ्लो इनके फेवर में है। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल फेवर में है। HPCL, BPCL, IOC क्रूड का सपोर्ट तो इनको मिल ही रहा है। एक राय आपसे चाहेंगे अक्षय, SBI की शेयर को लेकर। आज थोड़ा सा देखिए माहौल थोड़ा सा नेगेटिव होगा, गैप डाउन ओपनिंग देंगे। किसी को अगर एंट्री करनी हो, अगर आपकी नजर कौन सी लेवल्स पर होगी SBI में? जी, आज थोड़ा गैप डाउन का डर जरूर है, तो थोड़ा सेटल होना बहुत जरूरी है स्टॉक को। अगर टेक्निकल लेवल्स देखूं तो सबसे पहले ऑप्शंस का एक्टिविटी 565 के स्ट्राइक में है, जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग की एक्टिविटी है। और अगर आप टेक्निकल लेवल देखें तो करीबन 560 से 565 के रेंज के आसपास बैठ रहा है। तो 565 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है SBI का। तो मोस्टली गैप डाउन है, थोड़ा नेगेटिव ट्रेडिंग दिख सकता है डे ट्रेडिंग में। तो 565 पे एक बार रिव्यू कर लेंगे, वहां एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है SBI का, थोड़ा ट्रेडिंग पुल बैक वहां से मिल सकता है। आज आप अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। 565 है तो रिव्यू करने की राय रहेगी मेरी SBI में। ठीक है, मैं अवॉइड के फेवर में इसलिए हूँ क्योंकि आज जो है ना एक कोलेटरल इफेक्ट जिसे कहते हैं ना, वो आ रहा है आज बैंकिंग्स पे। मैं आपको ना 2 इंडाइसेस दिखाता हूँ। एक बार जरा आप निफ्टी दिखाइए, और निफ्टी का जो आज परसेंटेज फॉल ओपनिंग में आपको मिलेगा ना, वो दिखेगा 0.5%, 0.46%। पॉइंट्स में 90 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे ना तो वो दिखेगा 1% से ज़्यादा, यानी कि फॉल में ज़्यादा है वो। और पॉइंट्स में भी 500 पॉइंट्स के आसपास का फॉल है, ये 505 पॉइंट आप देख पा रहे हैं। आज ज़्यादातर बैंक नीचे हैं। आप किसी का भी नाम लीजिए, फिर उसमें अच्छी क्वालिटी बुरी क्वालिटी तो बाद में चेक होगा खुलने के बाद, लेकिन शुरुआत में सबको पनिशमेंट जो ये RBI वाला फैसला आया उसकी मिल रही है। कहेंगे तो मैं आपको एक एक करके दिखा सकता हूँ, या तो बिना मेरे से पूछे भी आप किसी भी शेयर को फायर करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा। एक और पॉइंट, आज ना NBFCs के लिए भी दिन उतना ठीक नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस, फिनसर्व जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे, दोनों नीचे हैं। SBI कार्ड 740 आपको बताया था अक्षय P भागवत ने, उसके नीचे खुल रहा है वो। तो इसलिए आप थोड़ा सा रुक जाइएगा, इन सारी चीज़ों को सेटल होने दो। मैंने जैसे सुबह भी अपने ओपनिंग नोट में आपके सामने बात रखी थी कि आज आप ठीक हैं कि ख़राब होने जा रहे हैं, ये बताएगा बैंक निफ्टी। निफ्टी नहीं बताएगा, ये बैंक निफ्टी बताएगा, क्योंकि प्रॉब्लम इसके साथ है। कल भी डाटा अनवाइंडिंग का इसके साथ आया था, और आज भी ओपनिंग में खबर सिर्फ इसी से जुड़ी हुई है। और अगर आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊं ना, तो निफ्टी के जो पहले टॉप 50 काउंटर्स में जिसको मान रहा हूं, उसमें सबसे ज़्यादा गिरने वाला बजाज फाइनेंस, SBI, बजाज फिनसर्व, HDFC, एक्सिस, ICICI, कोटक है। आप बताओ मैंने इसमें कौन से नॉन बैंकिंग का शेयर का नाम लिया? एक भी नहीं लिया। तो इसलिए कुल मिला के आज उस खबर का इम्पैक्ट शुरुआती दौर पर पड़ेगा, बैंक निफ्टी पड़ेगा। बैंक निफ्टी जितना ठीक करेगा, जितने शेयर अपने आप को हील करेंगे मार्केट के अंदर, उतना अच्छा होगा। अगर ये हील नहीं करेंगे तो फिर ये निफ्टी को भी प्रॉब्लम्स में लेके आएगा, फिर खाली IT कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक, एक पॉइंट तो ये आपको नोटिस कराना था। दूसरा भी मार्केट खुल ही रहा है तो हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। डिलीवरी पे एक ब्लॉक डील लगने वाली है, आप नीचे लेवल्स देख पा रहे थे, ये भी गैप डाउन कर रहा है। 400 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान देने वाली बात होगी इसमें। आज एडवांस डिक्लाइन कम से कम नहीं तो 1000 तो आना ही चाहिए, इतना तो आना चाहिए। अगर इससे नीचे जा रहा है तो फिर वो और रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए। 995, ओहो 5 पॉइंट पर हमारा जो गैस था वो थोड़ा मिस हुआ। इतना अगर आ गया है तो भी ठीक है। एक बार जरा चेक करेंगे कैसे हमको ट्रेड लेना। बाजार ओपनिंग कर चुका है, 70 पॉइंट की गिरावट शुरुआत में है। मार्केट के पास वेरी इमीडिएट सपोर्ट तो 19,500-600 वाली रेंज का, जिसको उसने बड़ी मेहनत से बना लिया विद द हेल्प ऑफ ए शॉर्ट कवरिंग। अब ये जाना ही नहीं चाहिए। मैं फिर से बताऊंगा कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट निफ्टी बैंक है और इसका 43,800 है। ये 43,800 के ऊपर आज आप देखेंगे ऑटोमेटिकली कुछ बैंक हील होने लगेंगे। मेरे को नहीं मालूम कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना देखते हैं, लेकिन आजकल बड़े हाउसेस में, बड़े सिस्टम्स पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत काम करता है और वो एकदम से सौदों को रिवर्सल करने लगता है जैसे ही क्रिटिकल लेवल्स ऊपर या नीचे होने लगते हैं। इसलिए 43,800 को क्लियरली वॉच कीजिए आज बैंक निफ्टी पे। निफ्टी अपना काम करना शुरू कर रहा है, उसने करीब अपने 70 पॉइंट की गिरावट को 40 पॉइंट की गिरावट में कन्वर्ट कर दिया। 1100 शेयर एडवांसेस में भी आ चुके हैं, डिक्लाइंस जस्ट के तस हैं।
5 मिनट के बाद आप विक्स चेक करना, 5 मिनट के बाद एडवांस डिक्लाइन चेक करना, इससे पहले चेक नहीं करना, नहीं तो आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन आएगी। डिलीवरी में ब्लॉक लग रहा है, 1.8% इक्विटी का हाथ बदला है, ये कुल मिला के 4% तक जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात प्राइसिंग की है, जिस प्राइसिंग पे हो रहा है 400 से 414 के प्राइसिंग है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। हाथ बदला जितनी पोलाइटली होगा उतना अच्छा है, अगर ये ब्लॉक ज़्यादा डैमेज करके जाएगा ना फिर टेक्निकल लेवल भी ब्रेक डाउन हो जाएंगी। खैर एनी हाउ निफ्टी धीरे धीरे करके रिकवर करते हुए 30 पॉइंट्स यानी कि आज का टोटल फॉल का ओपनिंग का उसको रिकवर कर चुका है। फिर सपोर्ट कौन कर रहा है? अगर बैंकिंग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं शुरुआत में तो कर रहा है BPCL, कर रहा है एशियन पेंट्स, वो आपको क्रूड वाला फैक्टर, आपको कर रहा है डिवी स्लैब, आपको फ़ायदा कर रहा है इस समय आइशर मोटर, M&M जो कि इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी होते हैं इस चीज़ के। अब आप देखते होंगे देखते ही देखते निफ्टी ने करीब 27 पॉइंट की गिरावट अपनी रखी है और इसने 19,700 के रेंज को भी कवर कर लिया। एक बार स्क्रीन पे वापस से बैंक निफ्टी दिखाएंगे, बैंक निफ्टी पर वापस से दिखाइए, मैं 1-2 पॉइंट आपको और नोटिस करा देता हूँ। इसमें JSW स्टील ऊपर है, को अब अभी एक और शेयर ऊपर आया है जिसको मैं थोड़ा निफ्टी का एक मिरर इमेज जैसा समझता हूँ, उस शेयर का नाम है कोटक बैंक। अब आप देखो 43,800 आ गए और मैंने थोड़ी देर पहले आपको नोटिस कराया था कि जैसे ही लेवल्स आएंगे ना तो ऑटोमेटिकली एल्गो ट्रेडिंग से आपके कुछ शेयर ऊपर आने लग जाएंगे। कोटक में ये रिवर्सल हो गया, अब आज के स्टॉप लॉसेस आज के लोज बन जाएंगे, जो आज के लोज लगे हुए हैं। अब आप सारे बैंक्स को चेक करना, तो ये हो सकता है अभी 10-15 मिनट अभी और ले, बट ये बहुत कायदे की चीज़ें लर्निंग्स हैं, इंपॉर्टेंट है, मार्केट के ज़रूर नोटिस करना चाहिए। आप 1-1.5 साल इसको काम करेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको किसी की सुनने और बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से अपने आप में मार्केट को बहुत अच्छा रीड करने लग जाएंगे। 25 पॉइंट ही सिर्फ रह गए निफ्टी के और कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ी देर में कन्वर्ट भी हो जाए हर निशान में। एशियन पेंट, BPCL अगुवाई कर रहे हैं आज की क्रूड की, M&M इनडायरेक्टली, हीरो मोटोकॉर्प इनडायरेक्टली, मारुति सुजुकी इनडायरेक्टली, बजाज ऑटो इनडायरेक्टली, ये ऑटोस के कंपोनेंट है, इनमें अच्छी ग्रोथ के नंबर भी हैं, अच्छे नंबर्स भी उन्होंने शो किया और क्रूड के बेनिफिशियरी भी होते हैं इनडायरेक्टली, ठीक। और वैसे भी आपको पता है चुनाव आ रहे हैं सामने, तो हो सकता है सरकार कोई बड़ा फैसला इनके प्राइस कट का भी ले ले डीजल और पेट्रोल में। SBI नीचे है, बजाज फाइनेंस नीचे है। एक बार आप जरा स्क्रीन पर अलग से SBI कार्ड को दिखा दीजिएगा, प्रियंका आपको नोटिस करवा देंगी SBI कार्ड, ये 740 एक बार आ जाए ना तो फिर से हम पता करेंगे अक्षय P भागवत से। एक बार जरा छोटे मझोले शेयर्स बता रही हैं और मेहमानों से ओपनिंग ट्रेड के बारे में पता करिए प्रियंका। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो ये ऑल मार्केटिंग काउंटर्स की तो आपने बात की, SBI कार्ड की हम सुबह से ही बात करते हैं कि स्टैंड अलोन क्रेडिट कार्ड कंपनीज को कितना बड़ा झटका लग सकता है, जिसमें SBI कार्ड है। 6% की गिरावट यहाँ है, लेकिन और फर्दर शॉर्ट बनने चाहिए इस पे, या फिर यहाँ से रिकवरी के भी, क्योंकि बैंक्स पे रिकवर हुआ। आप देखें बैंक्स पे जिस तरह से जो प्री ओपन में देखा था तो 500 पॉइंट का डेंट दिख रहा था, खुलते खुलते 450 पॉइंट हुआ, अब सिर्फ 300 पॉइंट का ही आपको डेंट बैंक निफ्टी पर दिख रहा है। पर बढ़ने वाले शेयर मिड कैप में ऑल मार्केटिंग काउंटर्स क्लियरली हैं। फिनेंस में, क्योंकि आप बैंक्स और फाइनेंस में हाउसिंग फाइनेंस इनसे इंपैक्टेड नहीं है, LIC हाउसिंग फाइनेंस में 2-2.5% की तेजी है। टाटा मोटर्स में आज एक न्यूज़ थी, टाटा मोटर्स आप 1.5% की तेजी के साथ दिख रहे हैं। और दूसरे पावर फाइनेंसर्स, पावर स्टॉक्स लगातार चल रहे हैं। पावर फाइनेंस में आप देखें वहाँ पर 1.5% की तेजी है, REC जैसे काउंटर्स में तेजी है। जो अच्छे ट्रेंड में है उन्हें कोई इंपैक्ट नहीं है, ट्रेंड जैसे स्टॉक्स में कोई इंपैक्ट नहीं है। डॉलर इंडेक्स सॉफ्टनेस का फायदा क्लियरली मेटल्स को मिल रहा है, और आप सेल जैसे काउंटर्स को भी देखेंगे वो इस वक्त तेज भी हैं। लेकिन कौन से स्टॉक्स नीचे हैं इस वक्त? जहां भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग थोड़ी ज्यादा है लोन बुक की, आदित्य बिरला कैपिटल 5.5% नीचे, L&T फाइनेंस 4% नीचे है। इनफैक्ट पूना वाला भी आप देखेंगे तो 3.5-4% नीचे है। तो क्लियरली ये ट्रेड दिख रहा है। डिलीवरी में आज ब्लॉक लगना था, उससे आप 3% की गिरावट देख रहे हैं। गिरने वाले सारे स्टॉक्स हैं, पहले 10 स्टॉक्स में या तो बैंक्स हैं, मिड कैप स्मॉल कैप, या फिर वो फाइनेंसर्स हैं। सो ये तो बात हुई मिड कैप की। एक बार क्विकली स्मॉल कैप को भी चेक कर लेते हैं कि वहां पर किस तरह का मूव देखने को मिल रहा है। तो जो ट्रेड्स बहुत ऑब्वियस थे वो प्ले आउट हो रहे हैं, लेकिन कितनी रिकवरी पॉसिबल है? RBL बैंक, अभी थोड़ी देर पहले हम संजीव जी से बात भी करते, क्योंकि RBL बैंक जितनी तेजी से इनकी सिक्योर्ड लेंडिंग, अनसिक्योर्ड बुक बढ़ी है, उतनी तेजी से स्टॉक में मूवमेंट भी दिखे, क्योंकि ट्रेंड बहुत ज्यादा उन बैंक्स की तरफ, NBFCs की तरफ था जिन्होंने रैपिडली अपनी अनसिक्योर्ड लेंडिंग बुक को बढ़ाया है। RBL बैंक जो है अब आप 8.5-9% की गिरावट वहां देख रहे हैं। उसके अलावा IDFC हो, IDBI बैंक हो, वहां पर भी गिरावट है। ट्रेड्स अब लेकिन कहां बनते हैं, अभिषेक समझेंगे एक्सपर्ट्स के साथ।
तो बाजार का ये हाल शुरुआती और थोड़ी थोड़ी संभलने की कोशिश है। 17-18 अंक नीचे निफ्टी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां से थोड़ा सा तनाव ज्यादा है, 364 अंक नीचे। और सबसे नीचे हम देख रहे हैं कि एसबीआई आज है 3% की गिरावट, इस पर हम यूं भी ले रहे थे। और बाकी एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व ये भी टूट रहे हैं। और एक्सिस बैंक कल जो कि टॉप लूजर्स में शामिल था, कल के लास्ट आवर के ट्रेड में वहां पर ज्यादा बिकवाली आई थी, वो शेयर भी आज ज्यादा गिरावट का शिकार हो रहा है। अब फटाफट आपको अपनी ट्रेड से जान लेते हैं और शुरुआत करेंगे अक्षय आपके साथ। आपकी नजर कहां पर है, क्या ट्रेड करना चाहेंगे आप? डे ट्रेडिंग के लिए देख रहे हो तो आप मोमेंटम चेज करें तो यहाँ पे क्रूड का बेनिफिशियरी जो भी स्टॉक होगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आप ले सकते हैं, या एशियन पेंट्स देख सकते हैं। मेरा तो चॉइस रहेगा एशियन पेंट्स, जो करीबन 3186 के आसपास चल रहा है। टारगेट बनाइए 3250 का, और आप डे लो करीबन 3150 है तो 3140 स्टॉप लॉस, 3250 टारगेट। तो एशियन पेंट्स बाय कीजिए डे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, एक तरफा करीब 300 रुपए के मूव आई है एशियन पेंट्स में। और खबर हालांकि आई थी कि प्राइस कट किए हैं इन्होंने, लेकिन वो ज्यादा इंपैक्ट उसका नहीं आ रहा है। क्रूड का सपोर्ट बल्कि शेयर को मिल रहा है और ये टॉप गेनर आज है निफ्टी का 2% के आसपास की तेजी के साथ। और ऑयल मार्केटिंग में भी आज अच्छा खासा बज है। राहुल, आप क्या सुझाएंगे ओपनिंग ट्रेड के लिए? तो इंट्राडे के लिए वी कैन गो विद बीपीसीएल, जैसे मेरे कोलीग भी कह रहे थे, और बी सॉफ्ट हमारे एंट्री लेवल पे आ रहा है जो हमने सुबह डिस्कस किया था। बट थोड़ा सा अगर 3-4 दिन का नजरिया हो तो स्पेसिफिक पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल पीएनबी जो आज 4% नीचे खुला है, एंट्री ले सकते हैं अराउंड 75 लेवल्स के ऊपर, एंड फिर से 80 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पीएनबी भी रेडार पे है अराउंड 75 के लेवल्स के आसपास। ठीक है, बीपीसीएल आज ओएमसीज में एक्शन आपको दिखेगा और हो सकता है कि यहां से एक्शन और अच्छे से बढ़ते हुए दिखाई दे। पीएनबी 70 रुपए के लेवल से एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। हालांकि आज थोड़ा सा इसको लेकर खबरें चूंकि नेगेटिव हैं, 4% ये शेयर नीचे है, ये भी आपके फोकस में होना चाहिए। सुमित, आखिर में आप बताइए, आपकी नजर कहां पर गई है, कहां पर धमाकेदार मौके हैं? यहाँ पे दो स्टॉक मेरे नजर में है। एक, अगर आप इंट्राडे बेसिस पे लेना चाहें तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे ध्यान रखिए। काफी अच्छी ओपनिंग मिली हुई है और एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी मिला हुआ है। तो 464 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 486। दूसरा एक मेरा नजर है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड पे। देखिए, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने अपना एक मल्टीपल हाई ब्रेकआउट आज दिया है। स्टॉक का 1420 से 1425 का जो जोन था वो काफी टाइम रेजिस्टेंस की तरफ रिजेक्शन मिला हुआ है, लेकिन आज देखिए काफी अच्छी कैंडल मिली है, ओपन हाई का कैंडिडेट है। तो अगर किसी को पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए। और करंट मार्केट प्राइस है 1440, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1390 का। इसी लुम्बार्ड ये भी फोकस में रहेगा और एलआईसी हाउसिंग इस पर भी फोकस है। और ये हम देख रहे हैं कि शेयर चल भी रहे हैं। अभिषेक, आपसे हम ट्रेडिंग पिक्स तो नहीं लेंगे, लेकिन आपसे ये जानेंगे, चूंकि अनसिक्योर्ड लेंडिंग को लेकर यानी कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड को लेकर आरबीआई ने थोड़ा सा शिकंजा कसा है और रिस्क वेटेज को बढ़ाया है, जो कि बैंकों के लिए भी नेगेटिव है, एनबीएफसीज के लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव है प्राइमा फेसी, और कंज्यूमर्स के लिए खतरा ये है कि शायद यहाँ से अब थोड़े से इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ जाएं, पर्सनल लोन थोड़ा सा लेना महंगा हो जाए। लेकिन आज की चाल देखिए, चूंकि थोड़ी गिरावट पर शुरुआत हुई है, अगर किसी को लंबी अवधि के लिए कुछ लेना हो, ये करेक्शन कहीं पर आपको मौका देता हुआ दिख रहा है या फिर थोड़े से माहौल स्थिर हो जाने दे उसके बाद कोई व्यू बनाएंगे? एकदम बहुत ही अच्छा मौका है खरीदने का, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो ये नेगेटिव है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप आपका होराइजन बढ़ाएं तो ये बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में जो दिक्कतें आ सकती है बैंक्स को, जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग ज्यादा होने के वजह से, उससे बैंक्स को ये प्रिवेंट कर रहा है। ये वो प्रॉब्लम्स कम करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा है ओवरऑल सेक्टर के लिए। बहुत ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन्स एक बबल टाइप का सिचुएशन क्रिएट करता है, जो कि ये प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक्चुअली काफी पॉजिटिव है ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए। ठीक है, डन। देखते ही देखते निफ्टी हर निशान में आने की तैयारी कर रहा है। बैंक निफ्टी ने भी 43,800 को बना लिया। आज एक्चुअली में क्या होगा ना, क्योंकि बैंक निफ्टी को आज जख्म लगा है, थोड़ा घाव हुआ है, तो आज ये अपने आप को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करेगा, बट निफ्टी अपने आप में ठीक हो जा रहा है।
उसकी बड़ी वजह मैं आपको वेटेज वाले शेयर्स में छुपे हुए 2 शेयर्स का नाम बताता हूँ। पहला एक हमने सुबह भी डिस्कस किया था जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और दूसरा मैं बोलूँगा कि जो आधा बैंकिंग है और आधा निफ्टी का कंपोनेंट भी है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। इस पे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज इसने शुरुआत में अपने आप को ठीक किया है और मेरे को ऐसा लगता है कि दिन भर में किसी भी कोई बैंकिंग शेयर को चेज़ करना हो ना तो वो कोटक को ज़रूर चेज़ करना चाहिए। एक तो अपने आप में ब्रेकआउट जैसा कैंडिडेट है, कुछ चीज़ें इसकी मैनेजमेंट के तौर पर बदली हैं और प्राइस एक्शन अपने आप में बहुत कुछ बता देता है जो आज आपको क्लियरली ये नोटिस करवा रहा है। मैंने कोई बैंक का नाम नहीं ले रहा लेकिन सिर्फ कोटक बैंक का नाम ज़रूर आपके सामने रखूँगा। एक और शेयर भी है, मेरे को था कि शायद राहुल जी उस शेयर को ज़रूर आज नोटिस करेंगे, बोलेंगे भी। उस शेयर का नाम था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। आपको ध्यान होगा हमने 2590 2580 के आसपास कई बार ये शेयर आपको नोटिस करवाया। अब फाइनली ये 2650 भी पार कर चुका है। आज इसकी कीमत 2672 है। अगर आप इसको हफ्ते भर के हिसाब से दिखाएंगे तो एक करीब 70-80 रुपये चल चुका है। राहुल सर एक बार ज़रा आप बताएंगे ये शेयर अभी और चलेगा? टिपिकली हमारे लिए ब्रेकआउट था 2620 के ऊपर, 30 के ऊपर, इनफैक्ट अभी और चलने के चांसेस कितने हैं सर? तो इंट्राडे भी इसके चलने के चांसेस क्वाइट बेहतरीन लग रहे हैं, क्योंकि आज का जो कैंडल बना है आप नोटिस करेंगे बहुत ही बेहतरीन कैंडल है जो कल के हाई के ऊपर ओपन हुआ है और डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इवन फ्रॉम इंट्राडे पर्सपेक्टिव वन कैन होल्ड इट, इवन फॉर 2-3 डेज पर्सपेक्टिव बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अभी भी होल्ड किया जा सकता है। एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, ऑलवेज बेटर टू कीप अ स्टॉप लॉस। 2625 का स्टॉप लॉस रखिएगा इस पोजीशन के लिए। ठीक है, एक कोटक के अलावा मैं एक छोटा सा बैंक आपको और नोटिस करवाना चाहता हूँ, वो भी आज ज़रूर चेस करने वाला शेयर है। मैं फिर से आपको बोलूँगी चेजिंग में और बाइंग में फ़र्क होता है। चेजिंग का मतलब आप उस शेयर को देख रहे हैं और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को थोड़ा ऊपर कर रहे हैं। बाइंग का मतलब सीधा सौदा पंच कर रहे हैं, फिर ये नहीं देख रहे कि ऊपर है कि नीचे है। उस शेयर का नाम इंडसइंड बैंक, एक बार लेके आइए इंडसइंड बैंक भी। कोटक और इंडसइंड बैंक दो इकलौते ऐसे बैंक हैं जिनको ये कहा जाता है कि ये बैंक निफ्टी की मिरर इमेज है। मतलब अगर आप बैंक निफ्टी चेक करें ना करें, सिर्फ इन दोनों बैंक्स को चेक कर लो, आपको बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा बैंक निफ्टी का। तो अंदर खाने मेरे को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं। हो सकता है आज का दिन बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रगल भरा हो, बट मंडे ट्यूसडे ज़्यादा बेहतर हो जाए। सुमित सर एक बार जरा आप चेक करेंगे इन दोनों बैंक को, इंडसन और कोटक, कोई ट्रेड है तो बताइएगा, नहीं है ना तो सिर्फ आज हम देख भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सर हमको आज सौदे ही पंची करने, हम बैठे रहेंगे, क्या दिक्कत है? सर अनम्यूट कीजिए तभी आवाज़ आ पाएगी। सॉरी टिम्मी जी। तो बोला जाता है कि समटाइम नो ट्रेड इज अ गुड ट्रेड, जो भी आपने बात बोली, लेकिन इंडसइंड बैंक का अगर आप चार्ट देखेंगे तो बिल्कुल ये बाय ऑन डिप्स का ही कैंडिडेट है। काफी टाइम से स्टॉक का जो कंसोलिडेशन एरिया था वो ब्रेकआउट आया था और अभी भी स्टॉक बाय ऑन डिप्स के लिए मुझे लग रहा है। तो 1470 ये एक एरिया है जो मेरे लिए एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। तो कभी भी आपको डिप्स मिल रहा है 1480 1490 तक की लेवल्स, आप उसको यूटिलाइज कीजिए। आज भी स्टॉक ने देखिए 1485 से ही बाउंस किया है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाइए और खड़े रहिए। हमें लग रहा है कि ये स्टॉक का जो पहला टारगेट है वो करीबन 1580 का रहेगा। धीरे धीरे करके निफ्टी अपने आप को और मजबूत कर रहा है और वो हरे निशान में आने की कोशिश भी कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो उसने टिक दिखाया बाकायदा हरे निशान का था, इसलिए मैंने सुबह भी आपके सामने नोटिस करवाया था कि निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी तो बेचारा सुबह आएगा वापस ठीक हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ खबर और कल का अनवाइंडिंग का प्रेशर बैंक निफ्टी पर है। सिर्फ वहाँ पे आके चेक करना है कि वहाँ पे कितना हील होता है, कितना ठीक होते हो आप। और धीरे धीरे करके मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज दिन भर में 43,800 बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करेगा। नहीं किया तो आप यकीन मानिए आप ऑप्शंस को ना, कॉल्स को चेक करना। अभी हम ऑप्शंस का ट्रेड भी लेके आएंगे, आप कॉल्स पे ज़्यादा ध्यान रखना। पुट्स वालों का समय थोड़ा थोड़ा जा रहा है, बट एक 43,800 मेंटेन रखे, ये खराब नहीं होना चाहिए। प्रियंका, तो अगर तेजी का ट्रेड बनता है निफ्टी पर और बैंक्स आज के लिए सिर्फ एक इस न्यूज़ के कारण इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो क्या कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं जहां एक्यूमुलेशन के मौके हों? मिड कैप के कई सारे स्टॉक्स हैं जहां 5-6% का डेंट है, इन्हें अभी लेने का मौका है या थोड़े और नीचे भी मिल सकते हैं? राहुल कुछ स्टॉक्स चेक करें। पूना वाला फिनकॉर्प 4.5% की यहाँ गिरावट पे लगभग 366 पे अगर दिख रहा हो
तो क्या आप इसे इन लेवल पर एक्यूमुलेट करने की सलाह देंगे? फंडामेंटल कंपनी के अच्छे हैं, ऑफ कोर्स ये एक न्यूज़ जरूर आज इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, या फिर आपको लगता है कि और थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा और नीचे और एक्यूमुलेशन का बेहतर मौका मिलेगा? तो अगर ऑनेस्टली पूछे आपको, पूनावाला अराउंड 363 आप इनिशिएट कर सकते हैं, बट 363 प्राइस टच होने के बाद एक छोटा सा बुलिश कैंडल का वेट कीजिए। जो एक सपोर्ट लेवल है 363 से लेके 340 तक, इस रेंज में आप बाहर आते समय पे अगर एक बुलिश कैंडल देखते हैं तब लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं पूनावाला फिनकॉर्प, नहीं तो इसको अभी फिलहाल टच नहीं करेंगे तो बेटर है। यस, नो डाउट फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी आर गुड, प्योरली फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। कई बार खराब न्यूज़ जब आती है तो अच्छा प्राइस भी लेकर आती है। ये अच्छे प्राइस इन स्टॉक्स में आज हैं या और फर्दर मिल सकता है? इसी कोशिश में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए स्टॉक्स को हम जुटा पाएं। पूनावाला फिनकॉर्प 363 के बाद थोड़ा सा रिवर्सल का साइन हो तो आप टेक्निकली अच्छा प्ले आउट देख सकते हैं स्टॉक में। ऐसे ही एक और स्टॉक L&T फाइनेंस होल्डिंग, इस पर अक्षय बताएं, आप क्या इन लेवल्स पर ऐड करने की सलाह देंगे या और फर्दर डिप आएगा तो सलाह देंगे? जी, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स ने कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखाया था 140 के स्तर पे। वहां पे काफी डेरिवेटिव्स की पुट राइटिंग की भी पोजीशनिंग है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के दिख रहा है जो है 139 से 140। तो ट्रेडिंग के नजरिए से मैं कहूंगा कि 139 140 के आसपास आपको मिल जाए तो 137 का स्टॉप लेके आप बाय कर सकते हैं L&T फाइनेंस। हालांकि वो 3 रुपए दूर है अभी करंट रेट जो सपोर्ट मैंने बताया, तो सपोर्ट पे आने दीजिए, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, सपोर्ट पे मिल जाए तो जरूर ये बाय बनेगा। इंट्राडे में शायद थोड़ा नेगेटिविटी रहे इसमें, बट 140 पे मैं ऐसे बाय करना पसंद करूंगा L&T फाइनेंस को। L&T फाइनेंस होल्डिंग पर ये व्यू अक्षय की, आज बाजार में दो ही खेमे हैं और दोनों के दोनों न्यूज़ बेस्ड हैं। एक तो आरबीआई का एक्शन, उसके चलते आप देखेंगे आरबीएल बैंक टूट रहा है, एसबीआई कार्ड में कमजोरी है, एबी कैपिटल, L&T फाइनेंस होल्डिंग, चोला इन्वेस्टमेंट, एक लाइन से आप शेयर देखेंगे, आपको एनबीएफसीज के, बैंक्स के, क्रेडिट कार्ड वाले शेयर आपको देखेंगे। दूसरी तरफ जो क्रूड की नरमी के जो बेनिफिशियरी हैं, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, इंडिगो, बर्जर पेंट्स, ये तमाम शेयर दिखेंगे। लेकिन कुछ कुछ शेयर्स ऐसे हैं जहां पर आज भी रौनक है, कल भी रौनक थी, उसमें कोई बहुत परिवर्तन हुआ नहीं है। अपनी तेजी को और कंसोलिडेट किया है, वो है ऑटो स्टॉक्स का खेमा। हालांकि टू व्हीलर में कल भी थोड़ी ज़्यादा तेज़ी थी, आज भी हम मोमेंटम देख रहे हैं। हीरो मोटो में 1.5% के आसपास की मजबूती है। राहुल, हीरो मोटो किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसमें नई तेज़ी करनी है या नहीं करनी है? पहला सवाल ये हो गया। अगर हीरो मोटो नहीं, अगर आपको कहीं और भी मौके अगर दिख रहे हैं ऑटो स्पेस में, फोर व्हीलर्स में भी, क्योंकि नज़र कहीं ना कहीं अब टाटा मोटर्स पर भी होगी, क्योंकि जिस तरह से टाटा टेक्नोलॉजीज़ का IPO खुल रहा अगले हफ्ते, क्या सलाह देंगे आप? कहीं मौके हैं ट्रेड के? तो डेफिनेटली हीरो मोटर की अगर आप बात करें तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इतने बड़े कैंडल जो आज 2% का बन रहा है, वीकली चार्ट पे भी आप नोटिस करेंगे, लास्ट डेली चार्ट पे भी आप नोटिस करेंगे, बेग योर पार्डन, की लास्ट 2-3 दिन से अच्छा मोमेंटम है। और ये जो मोमेंटम ऊपर की तरफ आया है ना, उसमें एक अच्छा बेस बन गया है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी होता है, तो 3200 पे फिर से बाय का ही लेवल है। सो डेफिनेटली हीरो मोटर कॉर्प इज अ प्रेफर्ड पिक, यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है तो भी 3200 पे फिर से बाइंग आपको देखने को मिलेगा। मोटर कॉर्प को लेकर ये व्यू, लेकिन कहीं न कहीं जो चूंकि क्रूड में जो नरमी आई है वो डिमांड घटने चलती आई है, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर फिर से तनाव बढ़ेगा और बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। एक तरफ चाइना से अच्छे डेटा आ रहे हैं, लेकिन क्रूड के कंजम्पशन को लेकर सवाल हैं। अमेरिका में चूंकि स्टॉक पाइल्स हैं थोड़े से बढ़ गए हैं, तो किसी एक नतीजे पर पहुंचना कि आखिर क्रूड क्यों कमजोर हुआ है, इसको कहना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। लेकिन थोड़ी सी चिंता हम देखने की मेटल स्टॉक्स में आ रही है। परसों के सत्र में हमने देखा था कि मेटल में बहुत अच्छी मूव थी, लेकिन कल प्रॉफिट टेकिंग का हमने दौर देखा। आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी निराशा आज भी है हिंडाल्को के शेयर पर, आज भी हमें दबाव देखने को मिल रहा है। मेटल माइनिंग को अगर हम क्लब कर देखें तो कोल इंडिया में आज भी थोड़ी सी कमजोरी का सत्र में दिख रहा है। सुमित, मेटल माइनिंग में क्या व्यू है आपका? कहीं पर आपको मौके दिख रहे हैं इस गिरावट को बाय करें, या फिर करेक्शन थोड़ा सा और डीप हो जाने जाए तो उसका बेहतर इस्तेमाल करें? देखिए, हिंडाल्को पे यहाँ पे मेरी नजर रहेगी। हिंडाल्को में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आया हुआ था, लेकिन जो परसों का ब्रेकआउट था अभी भी वो हाई क्रॉस नहीं हुआ, या फिर वो क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, तो वॉच लिस्ट में ऐड है।
जैसे ही ये कल का हाई क्रॉस करेगा दैट इज अराउंड 507, मैं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ और हमें लग रहा है कि ये न्यू हाई की तरफ जा सकता है। टारगेट रहेगा 540 का और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 495 का। ठीक है। मैं ना अपनी स्क्रीन से एक बार आपको ना बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि जिस जगह हम खड़े हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली जगह है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा 500 पॉइंट ऊपर नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार वापस से हुआ ना, तो जितना मोमेंटम हमने बनाया ना, सब के सब खराब हो जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सुमित जी, मैं ना आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो हमने एक स्लांटिंग लाइन, ये सीधी सीधी लाइन लगाई हुई ना, स्ट्रेट लाइन, ये एक मल्टीपल सपोर्ट की लाइन है। और नीचे से जो एक लाइन आ रही है 200 दिनों की एवरेज है। अभी हम सपोर्ट पे दिख रहे हैं, लेकिन जस्ट 500 पॉइंट नीचे एक मल्टीपल 200 दिनों का सपोर्ट भी है, जो कि हमारे काम आ सकता है। सर, मैं इसका अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कैसे उठा सकता हूं कि बाइंग और डिप करता जाऊं टिल जब तक ये 43-200 वाली रेंज को ब्रेक नहीं करता, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा। ऑलरेडी हम इस जंक्शन को तोड़ के ऊपर आए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग से। सर जरा गाइड कीजिए। डिम्पी जी, जैसे सुबह को भी एक डिस्कस हुआ था कि 44,000 का जो एक लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट था और देखें तो एक गैप डाउन हमें मिला है। तो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा व्यू इंटैक्ट रहेगा। अगर ये लेवल मुझे 43,900 अगर ये लेवल क्रॉस हो रही है तो मैं एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर भी एक्सेप्ट करूंगा। अदरवाइज एज ऑफ नाउ इट इज सेल ऑन राइज कैंडिडेट। तो मैं यहाँ पे फिलहाल एक वेट का सिनेरियो देखूंगा। जो हमारा ओपन प्राइस था 43,700, अगर ये सस्टेन नहीं हो रहा और ब्रेकडाउन दे रहा है तो फिर मैं पुट साइड का बेटर वेट करूंगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल वेट का एक नजरिया रहेगा। ठीक है, ये जो गैप भरेगा ना, ये भरेगा 44,200 के आसपास, 181 है एक्चुअली में। तो अब आपके पास 500 पॉइंट नीचे का सपोर्ट, 500 पॉइंट ऊपर का रेजिस्टेंस। एक बार वापस से दिखाइए वो चार्ट, वो जरा मैं गैप भी आपको नोटिस करवा देता हूँ, जो भी आपको सर ने बताया। उसके बाद हम शेयर्स पे आएंगे। मेरा फिर से मानना है कि आप जो लें वो अच्छा लें, स्ट्रॉन्ग लें, पक्का लें। ज़्यादा लेने से पैसे बनते होते हैं तो फिर पूरा बाजार ही खरीद के बैठ जाना चाहिए। आप ये देखिए, ये वो गैप है। अब आप इसके जस्ट आप मिडल में हो, नीचे जहाँ पे लाइन लगी हुई है ये 500 पॉइंट है, और जहाँ पे गैप पूरा फिल हो जाएगा ये भी 500 पॉइंट है। तो एट द मिडल हो आप। इसलिए बैंक निफ्टी को फिलहाल के लिए अवॉइड रखो, ये बताना और आपके लिए थोड़ा रखना ज़रूरी था। अदरवाइज़ वैसी कोई बात नहीं है। आप अपने वित्तीय सलाहकारों से भी पूछ के अच्छे से डिसीजन लीजिए। हमारा इसमें कोई वैसा इंटरेस्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निफ्टी कोशिश कर रहा है थोड़ा हरे निशान में आके टिक के ऊपर आके ट्रेड करने की। एक दो शेयर जरा और आइडिया ले लेते हैं कहाँ पे आज स्ट्रेंथ है। अक्षय विभाग होते हैं हमारे साथ। अक्षय सर, ये डिक्सन आपका ठीक चल रहा है सर? डिक्सन में पोजीशंस रखें कह रही आपका, एक बार टारगेट स्टॉप लॉस क्या वापस से बताओगे? डिक्सन फ्लैट है अभी जिस तरह से ट्रेड हो रहा है। मेरा व्यू इंटैक्ट है, पॉजिटिव सेटअप है, और आप इसमें टारगेट बना के चले 5790 और 5840 का विद स्टॉप लॉस ऑफ 5230। मोमेंटम पकड़ रहा है आईटी, टीसीएस से स्टार्ट हो रहा है। टीसीएस में आप देखिए गए आधे घंटे में वापस एक उछाल देखने को मिल रहा है, और मेरा मानना है कि आईटी ओवरऑल एज अ सेक्टर एक बहुत ही स्ट्रांग बेट है। मार्केट वोलेटाइल में रहे, अभी आईटी ही चलना है। तो आईटी में डिक्सन टेक्नोलॉजीज का व्यू मैं इंटैक्ट रखता हूँ, पॉजिटिव व्यू है, बाय करके चले। इस वक्त एक पॉजिटिव व्यू दिख भी रहा है। कुछ और स्टॉक्स की भी बात करते हैं। पावर इंसुलेटर्स के कुछ स्टॉक्स हैं जो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और काफ़ी समय से मोमेंटम में भी है। कुछ स्टॉक राहुल ऐड करेंगे पावर इंसुलेटर से, स्टॉक्स लाइक कल्पतरू हो, केआई हो, जहां पर थोड़े से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो। तो चार्ट पे स्ट्रक्चर तो डिसेंट लग रहा है, बट जनरली पावर सेक्टर इज लुकिंग मच बेटर देन पावर एंसिलरी इफ यू आस्क मी। पावर सेक्टर को क्वाइट सम टाइम हम रेकमेंड करते आ रहे हैं, टाटा पावर जैसे स्टॉक्स। तो पावर सेक्टर एज अ होल मैं आपको एक लेवल दे सकता हूँ। टाटा पावर की अगर हम बात करें तो आज एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे है, बट अराउंड 255 के आसपास फिर से लॉन्ग जा सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर पावर सेक्टर अभी भी ठीक ठाक ही लग रहा है।
पावर की बात हमने कई बार की है और इनफैक्ट अब 263 लेवल्स पर आ भी गया है कि ये एक स्टॉक है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। टाटा टेली का आईपीओ आना है और एक अनलिस्टेड स्पेस से भी एक कंपनी है जो जल्दी लिस्ट होनी है जिसका फ़ायदा मिलेगा। और वैसे ही पावर स्पेस चल रहा है और प्राइवेट पावर प्लेयर्स ज़्यादा चले भी नहीं है, इसलिए इस पर आपको नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हुई टाटा पावर की, लेकिन होटल स्टॉक्स में भी कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आज एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। और इनफैक्ट हालांकि मोमेंटम अगर आप देखें तो ज़्यादातर आपको जो बड़ी पॉकेट्स है उनमें तो है, लेकिन वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अदर स्टॉक्स ऑल्सो। फर्टिलाइजर स्टॉक में भी कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी मूव है और लगातार ये स्पेस भी चल रहा है। फर्टिलाइजर से कुछ ऐड करेंगे आप अक्षय? सुमित मूलचंदानी हमारे साथ। सुमित, फर्टिलाइजर स्पेस से कुछ ऐड करेंगे आप? देखिए, आप दोनों तीनों स्टॉक्स को कंपेयर करेंगे तो चंबल फिर भी एक हमें अच्छा ऑप्शन लग रहा है। चंबल ने अपना जो प्रीवियस हाई था दैट वाज अराउंड 305 टू 310 का जो जोन था वहां पे क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी लग रही है। यहाँ पे आप बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 300 एंड फॉर द टारगेट ऑफ 330। चंबल फर्टिलाइजर को लेकर ये व्यू, लेकिन एक शेयर जिस पर अभिषेक आपसे हम व्यू चाहेंगे वो है मिष्ठान फूड का। अच्छा, अभिषेक है नहीं, चलिए व्यू ले लेते हैं सुमित से, वो भी फंडामेंटली चीज़ों को ट्रैक करते हैं, थोड़ा सा लंबा व्यू दे पाएंगे। मिष्ठान फूड अभिषेक वैसे सुमित वैसे तो 1-1 रुपए करके ही चल रहा है, हालांकि प्रतिशत में देखेंगे तो 5%, 6%, लेकिन कहीं ना कहीं शेयर आ गया है। देखिए अब ये 17 रुपए के आसपास। क्या इस पर आपकी नजर है? कैसी लग रही है आपको कंपनी? और जिनको ये चाल देख के अब कहीं ना कहीं आकर्षण बढ़ रहा हो शेयर की तरफ, उन्हें क्या करना चाहिए? अभिषेक जी, बिल्कुल होल्ड की सलाह रहेगी। काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर भी है यहाँ पे। आप यहाँ पे बिल्कुल बने रहिए। जो पहला टारगेट हमें एक्सपेक्टेशन है वो इनका एक राउंड बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट होगा, दैट इज अराउंड 1950। और अगर ये सस्टेन कर जाता है क्लोजिंग बेसिस पे तो बिल्कुल और भी यहाँ पे आपका ये स्टॉक एक मल्टी बैगर की तरह आप उसको रख सकते हैं। तो बिल्कुल आप होल्ड बने रहिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह आप यहाँ पे मेंटेन कीजिए 15 रुपीज का। फूड नाम इसका जरूर है, लेकिन हम अभी आप जब इस पर राय दे रहे थे तो डिम्पी और हम ये चर्चा कर रहे थे कि इस मिठाई से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों डिम्पी, ये चावल और एग्री प्रोसेसिंग इसका कुछ कारोबार है? ये तो बासमती राइस, पल्सेस, व्हीट, इसकी प्रोसेसिंग की कंपनी है, तो इसलिए नाम से आप मुंह में पानी मत लाइएगा। मिष्ठान फूड का मिठाइयों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये डिस्क्लोजर भी हो गया। ये दोनों चीजें, जानकारी भी और डिस्क्लोजर भी है। मिष्ठान फूड पर ये व्यू हो गया, लेकिन कुछ और शेयर जहां पर आज हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े एक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ एक्शन है। कुछ बड़े एक्शन वाले अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो एजीएस ट्रांजैक्ट में हम देख रहे हैं कि 5 से 6% के आसपास की ये मूव्स हैं। ये शेयर लेकर आएंगे एजीएस ट्रांजैक्ट। ये एटीएम मशीन को मैनेज करने वाली ये कंपनी है, उससे इस रिलेशन है इसका। अब 85 रुपए के आसपास का भाव है, 8% की आज बड़ी तेजी हम देख रहे हैं। इस पर क्या व्यू होगा आपका अक्षय? अच्छा ठीक है, अक्षय नहीं हमारे साथ। राहुल, आप व्यू दे पाएंगे इस पर, एजीएस ट्रांजैक्ट पर? एजीएस ट्रांजैक्ट की आप बात करें जी। ये तो बैक टू बैक इतने बड़े गैप अप्स जब होते हैं तो व्यू देना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टॉक हैज मूव्ड फ्रॉम 60 रुपीज टू 90 रुपीज 5-6 ट्रेडिंग सेशन में। तो ऐसे सिचुएशन में तो बाय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बेटर सिचुएशन वुड बी थोड़ा कंजर्वेटिव रहना और 80 के अराउंड बाय करना बेटर रहेगा, जहां पे एक सपोर्ट भी है। तो 80-81 के बीच में बाइंग इज आवर सजेशन विद अ स्टॉप लॉस एट अबाउट 76 रुपीज फॉर एजीएस। ओके ठीक है, वैसे तो बहुत सारे शेयर्स में आपको पता करने थे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी हरे निशान में आ चुका है बॉस, स्क्रीन पे दिखा दीजिए। हरा रंग देख के अच्छा लगता है काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को, और सुबह सुबह भी हम ये बात बोल रहे थे आपके सामने कि निफ्टी को लेकर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ बैंक निफ्टी को है, एक तो खबर और कल का अनवाइंडिंग का प्रेशर, बस यही मेरा एक दोनों पॉइंट से। हालांकि मैं ये उम्मीद करता हूं कि 43,800 के ऊपर ही आज बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग मिलेगी।
इंडसन कोटक स्क्रीन पे बार बार आप दिखाते रहो, अगर किसी से मिस हो जाए तो वो देख ले कि जब बैंक निफ्टी की चर्चा हो रही है तो इंडसन कोटक की बार बार चर्चा क्यों हो रही है। आप इंडसन कोटक भी अपनी स्क्रीन पे एक बार फायर कीजिएगा। एक शेयर मेरे को आज आपको एक और नोटिस करवाना है। सुबह हम अभिषेक बासु मलिक से डिस्कशन कर रहे थे सीमेंट कंपनीज के बारे में, और हमने कहा था कि ये फ्लेवर में इसलिए नहीं है क्योंकि इनके प्राइस नहीं बढ़ रहे, बस अदरवाइज वैसे कोई फंडामेंटल एज सच कोई ना बदलाव हुआ ना कोई प्रॉब्लम है। जरा सारी सीमेंट कंपनीज दिखाइएगा, उसमें से अंबुजा खासकर दिखाइएगा। अंबुजा सीमेंट अब आपको पता है अडानी सीमेंट के नाम पर भी आप इसको समझ सकते हैं, एसीसी और अंबुजा दोनों को। अंबुजा खासकर दिखाइए जरा स्क्रीन पर अंबुजा को। यस 1.5% ऊपर। राहुल सर एक बार जरा ये बताइएगा कि मेरे को टिल एक्सपायरी तक इसको लेना है। आज का इंट्राडे का जो लो बना है इसी को स्टॉप लॉस लगा के टिल एक्सपायरी तक कैरी कर जाऊं। सर एक ही लॉट रखूंगा अंबुजा का बस मैं, लेकिन मैं कैरी करके रहना चाहता हूं। एक लॉट के साथ एक्सपेरिमेंट जरूर करूंगा मैं। तो टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है ऑनेस्टी। तो 430 से एक सप्लाई या सेल लेवल शुरू हो रहा है। तो ऑल्दो मोमेंटम ऊपर की तरफ है और डेज लो से अच्छा मूव हुआ है स्टॉक को, तो इंट्राडे कैंडिडेट डेफिनेटली बनता है जैसे आप सजेस्ट कर रहे हैं। 430 का एक छोटा सा या थोड़ा सा अग्रेसिव टारगेट रखना बेटर रहेगा इस केस में, मेरे ओपिनियन में। तो ये हुई अंबुजा सीमेंट्स की। ऑटो स्टॉक्स ऊपर आए और इनफैक्ट कुछ लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स भी आप देखें तो सब में मूव है। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI लोम्बार्ड। बात ये थी कि शायद ये कंपनीज प्रीमियम बढ़ा सकती हैं। अभी फिलहाल जो चार्ट में कैप्चर हो रहा है कहाँ तक का और प्रीमियम दिख सकता है। SBI लाइफ 4.5% ऑलरेडी है। कहाँ पर इनफैक्ट इस स्पेस से अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है अक्षय, इन तीनों काउंटर्स में जहां पर मौके दिखते हो? अक्षय है नहीं, सॉरी। सुमित मूलचंदानी है हमारे साथ। सुमित इस स्पेस से कहाँ मौका दिखता है? HDFC लाइफ पे आप यहाँ पे ध्यान रखिए। देखिए काफी अच्छा है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का कैंडिडेट है, और आज का जो सेशन का कैंडल है वो भी काफी अच्छा बढ़िया फॉर्मेशन है, ओपन लो कैंडिडेट है। तो हमें लग रहा है कि ये अपना पिछला हाई पहले टच कर सकता है, डेट इज अराउंड 680 टू 690 का जो जोन है वहां तक आप इसका पहला टारगेट मेंटेन कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस आप आज का ही लो 632 का मेंटेन कीजिए। तो HDFC लाइफ में आपको यहाँ मौका दिखता है, लेकिन इस बीच क्योंकि स्ट्रेंथ निफ्टी को बैंकिंग ऑटो स्पेस ने भी अच्छी दी है। हीरो मोटोकॉर्प हो, महिंद्रा हो, बजाज ऑटो और इनफैक्ट कुछ FMCG और फार्मा कंपनी के स्टॉक्स भी सामने आए हैं। तो यहाँ पर भी अच्छी मूव है, लेकिन एक पूरा स्पेस जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स के रडार पर रहा है और इसमें रिलेटिवली एक लेटेस्ट एंट्री है, वो है वायर्स एंड केबल्स में RR काबल हमारे साथ। इनफैक्ट RR काबल एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने इस पर कवरेज भी शुरू किया है और इस कंपनी के मैनेजमेंट से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए RR काबल के MD मिस्टर श्री गोपाल काबरा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर काबरा। सबसे पहले तो जो जिस तरह से इंडिया की वायर एंड केबल इंडस्ट्री है, इसमें क्यों ये कोई डाउट ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री और ये स्पेस थ्राइव करेगा, क्योंकि जितनी बड़ी कैपेक्स की स्टोरी जिन भी स्पेसेस में होगी, चाहे वो रोड हो, चाहे इंफ्रा हो, चाहे रेल प्रोजेक्ट्स हो, और चाहे ही जितने भी होम रिलेटेड होम इम्प्रूवमेंट की थीम हो, इन सभी में कैपेक्स लगेगा तो आपको फायदा होगा या आपकी इंडस्ट्री को। ये इंडस्ट्री जो एस्टिमेशन है कि इसमें लगभग 12% की CAGR की ग्रोथ है अगले 4 साल के लिए। आप अपनी पर्सनल कंपनी की ग्रोथ कितनी देखते हैं? हमारी ग्रोथ जो है, हमने आज हमारा जो 22 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रो करते हैं, और हमारा जो प्लान है वो 20% CAGR का है नेक्स्ट 5 साल का मिनिमम वायर एंड केबल में। लगभग 20% से ज्यादा की बात आप कर रहे हैं अगले 5 सालों में, और आप बता रहे हैं कि इंडस्ट्री से ज्यादा ही आपने आउट परफॉर्म किया। और RR काबल तो सेकेंड लार्जेस्ट वायर एंड केबल एक्सपोर्टर भी है कंपनी, और पॉलीकैब के बाद। हालांकि आपका एक्सपोर्ट शेयर भी हमने देखा वो भी बढ़ा है, 18 से लगभग 23% हो गया FY23 में। एक्सपोर्ट्स पर भी आप थोड़ी सी आउटलुक शेयर करें हमसे मिस्टर काबरा। डिफरेंट ज्योग्राफीज, कौन सी बड़ी ज्योग्राफीज है जहां पर अच्छे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी हैं? देखिए, हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो रेगुलर एक्सपोर्ट्स है। सो वी आर द फर्स्ट इंडियन कंपनी जिसने 2001 में हमने वायर एंड केबल का एक्सपोर्ट चालू किया। हमारा अगर देखेंगे तो वी आर द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड विच गॉट 35 इंटरनेशनल अप्रूवल फॉर सिंगल फैक्ट्री है, और हमारा जो क्वालिटी स्टैंडर्ड
पूरे इंडस्ट्रीज में सबसे हाईएस्ट है, और हम लोग जो 100% रीच एंड आरओएच कंप्लायंस है जो वर्ल्ड वाइड मैंडेटरी है, और हम लोग का एक प्रिंसिपल है कि दैट वी फॉलो द सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स। जनरली क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां सोचती है, नॉट इन दिस सेक्टर बट मेनी सेक्टर्स, आई एम टॉकिंग जनरल इन जनरल, दैट कि हम एक्सपोर्ट्स के लिए अलग क्वालिटी बनाएंगे, डोमेस्टिक के लिए अलग क्वालिटी बनाएंगे। तो आई डोंट बिलीव एज ए मैनेजमेंट दैट इन वन कंपनी आपके दो कल्चर हो सकते हैं कि आप एक्सपोर्ट्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया माल बनाए और लोकल के लिए कॉम्प्रोमाइज करें, तो एक कंपनी में कल्चर बैठता नहीं है। तो हम लोग इसीलिए शुरू से कि हमने स्टैंडर्ड को इतना हाई मेंटेन किया है, और हमारा पूरा का पूरा वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। वी डोंट डू एनी प्रोजेक्ट, हमारा कोई प्रोजेक्ट बिजनेस नहीं वहाँ पे। हमारा जो कुछ भी है 90% हम जो खुद करते हैं हमारे खुद के ब्रांड पे करते हैं, और बहुत सारी कंट्रियों में हमने खुद का ब्रांड क्रिएट किया है, इसलिए हमारा पुल फैक्टर वहाँ पे हाई है। दैट्स व्हाई अगर आप देखेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट का ग्रोथ जो शुरू से लेके आज तक, इनिशियली हमने वायर से शुरू किया, क्योंकि हम केबल में नए प्लेयर है, और इंटरनेशनल मार्केट में जब भी आपको एक्सपोर्ट करना होता है तो आपको लोकल अप्रूवल बहुत सारे चाहिए। तो हमने उस पर बहुत सारी मेहनत की हुई है, और हमारा ग्रोथ जो है पूरा 92% हमारा जो एक्सपोर्ट है वो पूरा डेवलप वर्ल्ड में, जहाँ पे कानून और क्वालिटी के लिए बहुत ही कड़क कायदे हैं, एंड वी फॉलो ऑल द प्रोसीजर एंड स्ट्रॉन्ग हमारा क्वालिटी सिस्टम है। उसके कारण से हमारी ग्रोथ देखेंगे तो अच्छी है, और चूंकि हमारा हर महीने के महीने हम लोग ग्रो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट वही डिस्ट्रीब्यूटर हमारे हैं, और कुछ कुछ नए मार्केट हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं। काबरा साहब नमस्कार। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम आपके सेगमेंट में जो बाकी कंपनियां हैं उनसे अगर हम तुलना करें तो मार्जिन थोड़ा सा कम दिखता है, ये क्यों है? क्या आप इससे संतुष्ट हैं, और क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे ये पिकअप करेगा, और इसको बढ़ाने के लिए आपकी योजनाएं क्या हैं? देखिए, ये धीरे धीरे बढ़ेगा निश्चित रूप से। आप देखेंगे तो जो हमारा ये साल का फर्स्ट हाफ का रिजल्ट है उसमें भी आपने देखा होगा कि हमारा मार्जिन बढ़ा है। हमारा मार्जिन जो थोड़ा कम है उसके पीछे दो तीन कारण है। एक तो हमारा मार्केटिंग स्पेंड जो है वो काफी ज्यादा है बाकी लोगों के सामने, जो कि धीरे धीरे हमारा एब्सोल्यूट टर्म्स में वही रहेगा, लेकिन हमारे वॉल्यूम इंक्रीज होने से वो उसका अपना परसेंटेज कम होगा। लेकिन और हमने साथ में फ्यूचर जो मार्केट शेयर ग्रेप करने के लिए जो हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें भी अब हमको उतनी आवश्यकता नहीं है। तो जैसे हमारा ये ग्रोथ होगी, ये हमारी कॉस्टिंग सारी कम होगी। उसके साथ साथ वी आर वेरी मच फोकस कि हमारी मार्जिन बढ़े, और आपको आने वाले समय में वो धीरे धीरे दिखेगा, एक साथ दिखेगा नहीं। क्योंकि एक चीज बता दूं कि हम लोग लोकल मार्केट में भी सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड दे रहे हैं ना। आप समझिए, जैसे 100% रीच कंप्लायंस, आरओएच कंप्लायंस दे रहे हैं, इसकी कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस देश में लोगों को सही माल मिले, सुरक्षित माल मिले, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल में सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है, एंड वी वांट दैट इट हैज टू बी सेफ्टी पे सब लोग ध्यान दें, और सरकार भी इसके ऊपर धीरे धीरे थोड़ा कड़ा कायदा लाने की बात चल रही है। जैसे उन्होंने अभी सोलार केबल में किया है। देखिए, हम लोग सोलार केबल आज कितने सालों से एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारा डोमेस्टिक सेल 0 है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सोलार केबल किसी ने यूज ही नहीं किया। इसका आप आगे चल के नतीजा देखेंगे। अब सरकार ने BI स्टैंडर्ड जो किया है, मैं बहुत खुशी के साथ बताता हूँ, सेम स्टैंडर्ड किया है जो फॉरेन में होता है। तो अब इसका देखेंगे कि सोलार केबल की डिमांड इंडिया में हम लोग दे पाएंगे। खाली एक रॉ मटेरियल कॉपर को छोड़ के खाली ऊपर का इंसुलेशन होता है सोलार में। बताना चाहता हूँ अपना इस आपके माध्यम से कि 25% कॉस्ट खाली वो इंसुलेशन कारण से बढ़ती है, लेकिन उसके कारण से ये जो सोलार प्रोडक्ट जितने लगेंगे उनकी लाइफ अच्छी होगी, इनका आउटपुट अच्छा होगा। बाकी पुराने जो सोलार वायर जो केबल लगे हुए इंडिया में, आप देखेंगे धीरे धीरे उसका आउटपुट भी कम हो जाएगा। एक बड़ी चुनौती का सब्जेक्ट है, लेकिन मैं खुश हूँ कि अब BI स्टैंडर्ड इसके ऊपर काफी कुछ काम कर रहा है। काबरा साहब, पहले तो आपसे बातचीत करके बड़ी खुशी मिल रही है। असल में सितंबर से लेके आज नवंबर के बीच में आपसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई, तो आपको ज़रा बधाई देना बाकी रह गया था आपकी लिस्टिंग की। आपने सितंबर में अपनी कंपनी को लिस्ट कराया सर, इसके लिए बहुत बधाई। और जब से आपने लिस्टिंग कराई ना, तो इन्वेस्टर्स को बल्ले बल्ले है, उनकी तो अच्छा चल रहा है सर। 1200 के आसपास की लिस्टिंग, आज 1600 का भाव है। तो मैं इन्वेस्टर्स की तरफ से भी आपको मैं बधाई दे देता हूँ। एक चीज़ मेरे को पता करनी थी, शायद काफ़ी सारे कम लोगों को पता होगा, सिर्फ वायर एंड सेगमेंट में नहीं है, ये FMEG के अंदर भी है कंपनी। करीब 11% का रेवेन्यू आता है। आपके स्विचेस में हो, आप लाइट्स में भी हो, और मेरे को तो मैंने आज ही भी चेक किया, तो आप अप्लाइंसेस में कूलर भी बनाते हो। बहुत सारे कम लोगों को पता होगा सर। यही मेरा क्वेश्चन है। वायर्स एंड केबल्स में तो आप हो राजा, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। ये जो दूसरा सेगमेंट है FMEG वाला, इसमें करीब 11% का रेवेन्यू है। इसमें मेरे को अगले 3 साल का रोड मैप बताओ सर, कितना पैसा लगाओगे, कितना बढ़ेगा?
तो इसमें पैसा लगाने का ज्यादा इन्वेस्टमेंट का इतना काम नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट का वायरन के इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी हम लोग लॉस में चल रहे हैं, वी एग्री, लेकिन जैसे आप देखेंगे हमने वायरन केबल भी जब चालू किया आरआर का भी 99 में, तब हमारा प्लान था कि 5th ईयर विल मेक ए प्रॉफिट। और वैसे ही जब एफएमएजी हमने जब एंट्री किया तो हमको आइडिया थी कि ये 8 साल की जर्नी है, तो ये हमारा ये 7वां साल चल रहा है, एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि नेक्स्ट ईयर विल बी पॉजिटिव। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नेक्स्ट ईयर बहुत ज्यादा कमाएंगे, एंड देन उसके अगले साल से जो है डेफिनेटली इट विल कम इनटू प्रॉफिट। ये पूरा साइकिल है कंप्लीट, 8 साल की जर्नी है, और उसके कारण से इसमें हमने जो भी ब्रांड में इन्वेस्टमेंट किया, प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट किया, डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टमेंट किया, टीम में इन्वेस्टमेंट किया। जैसे पिछले साल हमने ये जो लुमिनस का जो इलेक्ट्रिकल बिजनेस खरीदा, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट जितने करने दिया, जो बोलते हैं जैसे एक बिजनेस के लिए जो एक फाउंडेशन खड़ा होना था, उस फाउंडेशन का हमने सारा काम कर दिया। अब इसके आगे आप इसको ग्रोथ ही देखेंगे। लास्ट अपना फर्स्ट हाफ में भी हमने क्वांटिटी में ग्रो किया, वॉल्यूम में भी ग्रो किया। अभी आप सबको आइडिया है कि लाइटिंग के प्राइस पिछले 6 महीने में काफी कुछ कम हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हम वैल्यू में भी ग्रो कर रहे हैं और वॉल्यूम में भी ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर काबरा, आज समय देने के लिए, इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने समय दिया। थैंक यू।